हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हम लास्ट 15 सालों के दैट इज 2010 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं एंड साथ में चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। वैसे तो बहुत आसान सा चैप्टर है ना, आपको इस चैप्टर को पढ़ के लगता ही है कि आप मेडिकल में पहुंच गए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें आपको डिफरेंट डिजीजेस के बारे में दिया है, इम्यून सिस्टम के बारे में दिया है कि किस तरह हमारी इम्यूनिटी काम करती है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बताया है और दो डिजीज एड्स एंड कैंसर को डिटेल में डिस्कस किया है। वैसे तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है, कई सारे टॉपिक्स इसमें हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 या 3 मैक्सिमम 4, जनरली 3 का एवरेज रहता है, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आपके लिए तो एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम 2-3 क्वेश्चन ही आते तो चलो छोड़ो इस चैप्टर को, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक एक दो करते करते चैप्टर्स को छोड़ते गए बच्चों, तो बायो ही वो आपका सब्जेक्ट है जो आपको मेन स्कोर करवाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। मतलब बायो में अगर आप फुल स्कोर कर रहे हैं, एटलीस्ट फुल नहीं तो 360 में से 350 जितना आप जब अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके आपका जो हाई कट ऑफ है आप उसको टच कर पाएंगे, है ना, जनरल के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सबको अपना अपना कट ऑफ पता होना चाहिए। अगर आप एक सिंसियर नीट एस्पिरेंट हैं तो डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि क्या सच है। ओके, चलिए। तो इस चैप्टर में आप ओल्ड न्यू किसी भी एनसीईआरटी से पढ़ लो, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं बच्चों। हम डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पीवाईक्यूज इस चैप्टर से लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। हाँ, ज्यादातर इस चैप्टर से बच्चों मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो 2024 में भी आप देखो मैच द कॉलम टाइप का ही क्वेश्चन था। मिक्स करेंगे इसमें हम रिवीजन, टॉपिक वाइज नहीं चलेगा, सब कुछ कंटिन्यूअसली होगा। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ एंड डिजीज के बारे में कुछ जनरल चीजें बताई है। हेल्थ में बताया है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं होता, यहाँ पे WHO की डेफिनेशन दे रखी है क्या, कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं बल्कि हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, ये सब भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है कि हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। या तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे, या बर्थ के बाद कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, या आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना। ये सब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हुए हैं, ये कभी भी इन्फेक्शियस नहीं होते, हमारी आदतों की वजह से होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको हेल्थ की पहले, अच्छा ये रही ना, हेल्थ की डेफिनेशन दी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ फिजिकली फिट होना ही हेल्दी नहीं है, आपको मेंटली एज वेल एज सोशली भी फिट रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको तरीके बताएंगे कैसे हेल्दी रहा जाता है, वो तो आप सबको पता ही है। एंड यहाँ पर डिजीज का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको दिया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं। तो यू नो कि जो भी डिजीजेस पैथोजेंस के थ्रू हमें होती हैं, जनरली वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें पैथोजन सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं होता बच्चों, आपको जनरली लगता है कि डिजीज जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं, बट बैक्टीरिया वायरस के अलावा प्रोटोजोवन डिजीज भी होती हैं। इसके अलावा हेलमिंथिक डिजीजेस भी होती हैं, है ना, जो आप पढ़ते हो, एलिफेंटियासिस, ये सब हेलमिंथिक डिजीज हैं। और एक फंगल डिजीजेस भी होती है। तो पांचों डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर में आपसे डिस्कस किए गए हैं और उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बची नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जनरली जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो जाएंगे नहीं, तो उन्हें आप नॉन इन्फेक्शियस में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में पहले, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, इसमें आपको ये बताया है कि पैथोजन भी, होस्ट पैथोजन जो होते हैं ना, वो भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि अगर वो किसी होस्ट पर अटैक कर रहे हैं तो होस्ट के जिस फंक्शन में, जैसे जिस सिस्टम में, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैं, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट होना चाहिए पैथोजन, तभी वो वहाँ रह पाएगा। सपोज हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करने वाला कोई वॉर्म है, और अगर वो जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके लिए रजिस्ट ही नहीं करता, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। अगर वो स्टमक की एसिडिक पीएच और इंटेस्टाइन की अल्कलाइन पीएच में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो हर पैथोजन में अकॉर्डिंगली अडेप्टेशंस होते हैं जो उसे होस्ट के उस सिस्टम में रहने के केपेबल बनाते हैं। जैसे लंग्स में इन्फेक्शन करने वाला कोई पैथोजन है तो वो हाईली एरोबिक है, एनारोबिक थोड़ी ना लंग्स में जाकर रह सकता है। बट यस, अगर इंटेस्टाइनल है तो वो एनारोबिक है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमारी जो पूरी गट है, उस गट के ल्यूमेन में तो एनारोबिक इन्वायरमेंट है ना, वहाँ थोड़ी ना ऑक्सीजन है, तो वो एनारोबिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ जनरल पॉइंट्स आपसे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आजकल काफ़ी बनते हैं, तो आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखें हम वन बाय वन कौन कौन सी डिजीजेज हैं, या पहले क्वेश्चंस करते जाते हैं, साथ साथ में डिजीज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको मैच करना है सिंपली बच्चों, कॉमन कोल्ड को किससे मैच करेंगे। अच्छा एक बार बता दूं क्या मैं आपको कौन कौन सी डिजीज एनसीईआरटी में है। अगर हम इस मतलब ये देखें कि बैक्टीरियल फंगल के वाइज कैटेगराइज करें तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में 2 डिजीज डिस्कस की है, एक तो है टाइफॉइड, दूसरी है निमोनिया। टाइफॉइड का पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी, और निमोनिया के 2 पैथोजन्स हैं, जिनमें से एक तो आपको याद रहता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्योंकि इसके नाम में ही निमोनिया आ रहा है। बट इसका जो दूसरा पैथोजन है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसको आप कई बार इन्फ्लुएंजा का पैथोजन मान लेते हैं। ये गलती नीट में नहीं करनी है, इसके नाम में इन्फ्लुएंजी आ रहा है बट एक्चुअली ये निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया है बच्चों। इन्फ्लुएंजा जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लू कहते हैं, वायरल कहते हैं, वो तो एक वायरल डिजीज है, तो वो कैसे इन्फ्लुएंजी से हो सकती है। इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखना इससे निमोनिया डिजीज होगी। एंड जो इन्फ्लुएंजा है जिसको आप कॉमन कोल्ड भी कह देते हैं, फ्लू कह देते हैं, ये होती है एक ग्रुप ऑफ वायरसेस से जिन्हें राइनो वायरस कहते हैं, क्योंकि राइनो वर्ड नोज के रेफरेंस में आता है ह्यूमंस में, तो ये हमारे नेजल सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई राइनो वायरस। निमोनिया भी लंग्स इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड भी लंग्स निमोनिया भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। निमोनिया में जो पैथोजन है वो हमारे लंग्स तक पहुंच के हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन कॉमन कोल्ड कभी भी लंग्स तक नहीं पहुंचता बच्चों। जो राइनो वायरसेस हैं वो जनरली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया तक आप मान लो वहीं तक रहते हैं, उसी में जो है बहुत ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज होना, कोल्ड एंड कफिंग होना, स्नीजिंग होना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं और जनरली बिना दवाइयों के अपने आप ही सही भी हो जाता है। बट निमोनिया में तो आपको अच्छी खासी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई 2 बैक्टीरियल डिजीज। अच्छा बैक्टीरियल डिजीज में एक और आपको नाम दे रखे हैं, सिर्फ उनके बारे में डिटेल नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर। डिसेंट्री किसको कहते हैं बच्चों, डायरिया को, जो नॉर्मली हम कभी कभार कुछ गलत खा लेते हैं या गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह खाने से डायरिया हो जाता है, उसी को मेडिकल लैंग्वेज में डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री का मतलब डायरिया तो है, लेकिन डिसेंट्री बैक्टीरियल भी हो सकती है बच्चों, किसी भी बैक्टीरिया से हो सकती है, बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एंड डिसेंट्री अमीबिक डिसेंट्री में भी आप पढ़ते हो, जो आप एंट अमीबा से होने वाला अमीबायसिस पढ़ते हो ना आगे इसी चैप्टर में, उसका भी दूसरा नाम अमीबिक डिसेंट्री है। तो ध्यान रखना डिसेंट्री वर्ड का मतलब जो हमारे जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें जनरली डायरिया वगैरह होता है, कई बार मतलब उधर अमीबिक डिसेंट्री के चलो बाद में हम सिम्टम डिस्कस करेंगे। तो डिसेंट्री बैक्टीरियल भी होती है और अमीबिक भी होती है। अमीबिक डिसेंट्री का मतलब अमीबा से मत कर देना, अमीबा पैथोजन नहीं है, अमीबा फ्रेश वाटर में रहने वाला फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कब पढ़ा तुमने कि अमीबा हमें डिजीज करता है। तो अमीबिक डिसेंट्री अमीबा से नहीं होती है, एंट अमीबा से होती है, प्रोटोजोन है वो, अमीबॉइड प्रोटोजोन है, ठीक है। देन प्लेग पहले, अब तो बहुत हद तक हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, चूहों के काटने से होती थी। चूहों जो होते थे उन पर रैट फ्ली होती थी, रैट फ्ली पर एक दूसरा बैक्टीरिया होता था ज़िनोप्सेला चियोप्सिस, वो अगर इन्फेक्शन कर दे तब ये हमको डिजीज होती थी, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस, सॉरी बैक्टीरिया का नाम, ज़िनोप्सेला चियोप्सिस तो फ्ली का नाम था। बट प्लीज़ आप इन नामों के चक्कर में मत पड़ना, आप देखना कोई इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। आप तो बस ध्यान रखना प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है और उसका वेक्टर है रैट एंड रैट फ्ली, ठीक है। डिप्थीरिया भी अगेन क्या है, गलघोटू डिजीज जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारी जो हमारा रेस्पिरेटरी पाइप है उस पर एक पार्शियल मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सफोकेटिंग फील होने लगता है, दैट इज डिप्थीरिया, ठीक है। तो 5 बैक्टीरियल डिजीज हैं, जिनमें से 2 डिटेल में हैं, 3 के सिर्फ नाम हैं। वायरल डिजीज में सिर्फ कॉमन कोल्ड के बारे में है। अगर आपको इन जनरल याद रखना है कि और कौन सी वायरल डिजीज हैं, तो देखो ध्यान रखना पोलियो एक वायरल डिजीज है ना। पोलियो के अलावा रेबीज एक वायरल डिजीज है जो डॉग्स वगैरह के काटने से होती है। मीजल्स जो आप पढ़ते हैं, मम्स एंड मीजल्स, है ना। मीजल्स में पूरी बॉडी पर रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं और मम्स इज द इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, है ना। कोविड आप पढ़ते हैं, ये सब ज़्यादातर, एड्स हो गया वायरल डिजीज में, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब वायरल डिजीजेज हैं, क्लियर। देन प्रोटोजोन डिजीजेज में, प्रोटोजोन में 2 आपके कोर्स में है, एक तो मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होती है और दूसरी है अमीबिक डिसेंट्री, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, दैट इज अमीबायसिस, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। देखो इसके नाम में ही आ रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टो यानी टिश्यू, लाइटिका यानी लाइसिस करने वाला। ये इंटेस्टाइन की वॉल से अटैच होकर उसके टिश्यूज का लाइसिस करता है, इसलिए इस डिजीज के, इसके पैथोजन के नाम में ही हमने डाल दिया हिस्टोलिटिका, ठीक है। देखो इसलिए मैं कह रही थी इसमें कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है, जरूरी नहीं हमेशा डायरिया ही हो। देन
ये हो गई अपनी प्रोटोजोअन डिजीजेस। हेलमिंथिक डिजीजेस जो वर्म से होती है उसमें दो डिजीज हैं, एक है एस्कैरियासिस, एक है एलिफेंटियासिस। दोनों अलग अलग फाइलम है बच्चों, ये एस्के हेलमिंथीज है, ये नहीं, दोनों अलग अलग फाइलम का है, सेम ही तो है, दोनों सेम फाइलम है। एस्के हेलमिंथीज में ही एस्कैरिस भी आता है और एस्के हेलमिंथीज में ही व्यूचेरेरिया भी आता है। व्यूचेरेरिया का कॉमन नेम है फिलेरियल वर्म। इसकी दो स्पीशीज हैं, बैंक्रॉफ्टाई एंड मेली, जिससे ये डिजीज होती है। फिलेरियस इसमें पैर जो है वो फूलकर एलिफेंट जैसा हो जाता है स्वेलिंग की वजह से, दैट्स वाई इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ठीक है, एस्कैरियासिस अगेन एक इंटेस्टाइनल डिजीज है। तो आपके कोर्स में 3 इंटेस्टाइनल डिजीज हो गई, एक हो गया टाइफाइड, एक हो गया अमीबाइसिस, एक हो गया एस्कैरियासिस। तीनों के पैथोजेंस अलग हैं। टाइफाइड बैक्टीरियल है, अमीबाइसिस प्रोटोजोअन है, एस्कैरियासिस हेलमिंथिक डिजीज है, वॉर्म से होने वाली डिजीज है। ठीक है, बट तीनों में बहुत मिले जुले सिम्टम्स होने की वजह से, तीनों में हाई फीवर रहता है, स्टमक एक होता है, तो इसमें आप लोग मिक्स कर देते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको तीनों के स्पेसिफिक सिम्टम्स बता रखे हैं, ध्यान रखना। टाइफाइड जो है उसमें हाई फीवर होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत कंटिन्यूसली वो फीवर बना रहता है, सिर्फ दवाई से 5-6 घंटे के लिए आराम आता है, फिर तुरंत दवाई का असर खत्म होते ही वापस फीवर आ जाता है। तो सस्टेन्ड हाई फीवर एंड लेटर स्टेज पर अगर टाइफाइड बिगड़ जाए तो इंटेस्टाइन में परफोरेशंस होने लग जाते हैं और बैक्टीरिया उन परफोरेशंस को क्रॉस करके हमारे दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच जाता है। वो बहुत फेटल स्टेज होती है टाइफाइड की। आजकल तो बहुत दवाइयाँ हैं तो अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइफाइड का स्पेसिफिक हो गया। अगर हम अमीबाइसिस की बात करें तो अमीबाइसिस को आप कैसे याद रखोगे? इसके नाम से, क्योंकि इसमें टिश्यूज का लाइसिस हो रहा है ना। अगर इंटेस्टाइनल वॉल का लाइसिस होगा तो म्यूकस ये सब गिरेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो पेशेंट का फीकल मैटर होता है, जो स्टूल होता है, उसके साथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स दिखते हैं, क्योंकि लगातार टिश्यू का लाइसिस हो रहा है तो ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस बहुत कॉमन है फीकल मैटर में दिखना। ठीक है, ये तो कॉमन है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प तो। एंड लास्ट जो है एस्कैरियासिस, उसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखनी है, एस्कैरिस के जो वॉर्म्स हैं बच्चों, ये घुसता तो एग्स की फॉर्म में है। जनरली अगर बच्चे मिट्टी खा रहे हैं या हम वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं तो एस्कैरिस तो लंबे लंबे वॉर्म है, कोई देखकर तो उन्हें खाएगा नहीं, है ना, नूडल्स की तरह दिखते हैं बहुत सारे एक साथ रखे हो तो इनके एग्स जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और अगर अनवॉश्ड वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, बाई चांस उस पर एस्कैरिस के एग्स हैं और वो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच गए तो वहाँ जाके फिर वो लार्वा और एडल्ट बनाते हैं। और ये जो एस्कैरिस हैं, बहुत सारे एस्कैरिस हमारी इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर देते हैं कई बार, या हमारा अंदर ही अंदर खून चूसते रहते हैं इंटेस्टाइन से, जो ब्लड वेसल्स है। तो ऐसे बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम भी देखी गई है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, या इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इंटरनली बहुत हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो इस तरह आप तीनों को अलग अलग रखेंगे, प्लीज़ मिक्स मत करना। तीनों का ही एक कंटामिनेशन सोर्स है हाउस फ्लाई, क्योंकि इन्फेक्टेड जो वो वैसे तो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से तो होता है, बट इन्फेक्ट फूड एंड वाटर क्यों इन्फेक्ट हुआ, या जो भी पेशेंट का फीकल मैटर है उसमें पैथोजेंस हैं। अगर फीकल मैटर ओपन में पड़ा है, उस पर हाउस फ्लाइज बैठेंगी तो हाउस फ्लाइज की बॉडी पर पैथोजन चिपक जाएगा। वही हाउस फ्लाइज हमारे खाने पर बैठेंगी तो वो पैथोजन वहाँ आ जाएगा, और अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हाउस फ्लाई यहाँ पे कैसी कैरियर है बच्चों, ध्यान रखना। हाउस फ्लाई इज अ मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाई को मैकेनिकल कैरियर कह रहे हैं, ये मॉस्किटो की तरह नहीं है। मॉस्किटो के अंदर तो लाइफ साइकिल होता है बाकायदा पैथोजन का, हाउस फ्लाई में लाइफ साइकिल नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी बॉडी पर वो चिपक गए तो वो उनके मैकेनिकल वेक्टर की तरह एक्ट कर रही है। मॉस्किटो को बोलते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर, क्योंकि वो तो उस पैथोजन के लाइफ के लिए ज़रूरी है, उनको कहते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, ये फ़र्क होता है दोनों में। क्लियर हो गया? देन और लास्ट फंगल डिजीज़ में एक ही डिजीज़ है जो कई बार बॉडी पे इस तरह के फंगल रिंग वॉर्म जिसको हम कहते हैं, दाद होना सिंपल भाषा में, इसके 3 पैथोजेंस के नाम दे रखे हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। कैसे याद करें हमने, स्पोर्स फंजाई बनाता है तो उसके नाम में आ रहा है। ट्राइको वर्ड हेयर से रिलेटेड है तो स्किन पर इन्फेक्शन होता है, एपिडर्मिस भी स्किन से रिलेटेड है, तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, डन। तो मैंने एक ब्रीफ दे दिया आपको सारी डिजीज़ का, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। कॉमन कोल्ड को किससे मैच करूं? राइनो वायरस से। हीमोजॉइन प्लाज्मोडियम में बनते हैं, मलेरिया में बनते हैं। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों? टाइफाइड के लिए। और एलर्जी एलर्जन से होती है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, माइट्स भी छोटे छोटे आर्थ्रोपोडा में आने वाले इंसेक्ट्स हैं, माइट्स से भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? सो ए का थर्ड है, ये रहा, एक ही ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्या है?
अगेन मैच द कॉलम है, देखो 2024 में ही दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। टाइफॉइड को किससे मैच करें? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। लीशमैनियासिस, अच्छा इसके बारे में दिया नहीं है, इस चैप्टर में नहीं दिया, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, याद है प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप्स। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसमें अमीबा और एंटामीबा आता है, एंटामीबा पैथोजेनिक है। दूसरा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जिसमें पैरामीशियम आता है, फ्री लिविंग है। तीसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तो फ्लैजिलेटेड में हम 3 एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों, भी बताती हूँ इन तीनों के बारे में। और चौथा है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स यानी जिनके पास खुद का मूवमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो नॉन मोटाइल हैं, स्पोर्स बनाते हैं, दैट्स वाई स्पोरोजोन। उसमें आता है प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। अभी जो तीसरी कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं, तीनों से डिजीज होती है। एक है लीशमैनिया, उससे लीशमैनियासिस होगा। एक है ट्रिपैनोसोमा, उससे स्लीपिंग सिकनेस होगा। और एक है जियार्डिया, जिससे जियार्डियासिस होगा। जियार्डियासिस इंटेस्टाइनल डिजीज है अगेन। ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है, नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेटर ऑन बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स होते हैं बॉडी में। सैंड फ्लाई इज द वेक्टर, है ना, सैंड फ्लाई नहीं, सीसी फ्लाई, टी फॉर ट्रिपैनोसोमा, टी फॉर सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई इज द वेक्टर। और लीशमैनिया जिसको आप डमडम फीवर कहते हैं, कोलकाता की डमडम सिटी में इसको सबसे पहले देखा गया था, या काला अजहर फीवर कहते हैं, पूरी बॉडी पर ब्लैकनिंग होने लग जाती है, तो लीशमैनियासिस का वेक्टर है सैंड फ्लाई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत शॉर्ट में याद रखनी है, ये सब वहाँ पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दे नहीं रखा एनसीईआरटी में, बट ये पहले बहुत कॉमनली आता था, तो बाई चांस कभी कभी इनके नाम रिपीट हो जाते हैं, ओके ये इसीलिए हम हमेशा ऐड करवाते हैं आपको। रिंगवॉर्म फंगल डिजीज है, और फिलारियासिस निमेटोड से होगा, ठीक है। फिलारियासिस वही एस्के हेलमिंथीस को निमेटोडा भी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैम एक निमेटोड हमने बायोटेक में भी पढ़ा था, मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, तो वो भी पैथोजन है, ये भी पैथोजन है, ठीक है। सो टाइफॉइड को बैक्टीरिया, ए को 4th से मैच करो, सही है, एक ही से आंसर मिल गया भाई, बढ़िया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है ना। ऐसे बहुत आए थे 2024 में, पूरे पेपर में शायद कुछ 25-30 मैच द कॉलम क्वेश्चन थे बच्चों बायो में, और ज़्यादातर ऐसे थे कि फर्स्ट ऑप्शन देखकर ही टिक हो रहा था, इसलिए तो 2024 में ये रिजल्ट हुआ कि कितने सारे बच्चों के फुल मार्क्स आ गए थे। होपफुली, मैं ये नहीं कह रही कि पेपर बहुत टफ आ जाए, बट पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना, कि जिन बच्चों ने असली तैयारी की हो, फर्स्ट रैंक पर इतने बच्चे ना बैठे हों कि ये डिसाइड नहीं हो पाए कि एम्स दिल्ली भी सबको नहीं मिल रहा जिनकी फर्स्ट रैंक आई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैच द कॉलम 2023 का क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म फंजाई से होता है, ये रहा फंजाई का नाम, ट्राइको आ रहा है, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। फिलारियासिस व्यूचेरेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी। ए का 2nd ये रहा, बी का 3rd, सी का 4th, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम 2021 का क्वेश्चन, फिलारियासिस व्यूचेरेरिया कहाँ गया, ये रहा, देखो व्यूचेरेरिया नहीं दिया, बैंक्रॉफ्टाई दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, अमीबाइसिस एंटमीबा, निमोनिया हीमोफिलस, रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। पी का 3rd ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट 2020, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज, बताओ कौन सी है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ा है क्या हमने, लो देख लो, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल रिवाइज करा देती हूँ तुमको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से पढ़ रखा है हमने। इसमें आपको 2 तो स्टेजेस के नाम याद रखने होते हैं, एक स्टेज है स्पोरोजॉइट और एक स्टेज है गेमिटोसाइट्स, ये रहा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक मॉस्किटो ह्यूमंस को बाइट करता है तो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स होते हैं। भाई ये प्लाज्मोडियम है ना, प्रोटोजोवन है, तो सिंगल सेल्ड होगा, तो सिंगल सेल्ड स्टेज जो है इसमें ये वाली इसकी स्पोरोजॉइट है। तो स्पोरोजॉइट्स हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले इनका सेफ घर है हमारा लिवर में जाते हैं, वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करना है। लिवर में जाकर लिवर की हिपैटोसाइट, ये जो एक सेल दिखाई है आपको, दिस इज हिपैटोसाइट, तो हिपैटोसाइट में जाकर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इनके मल्टीप्लिकेशन से हिपैटोसाइट फट जाती हैं और खूब सारे नए प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में ही है अभी ये। अब ब्लड में ये आरबीसी में एंटर करते हैं बच्चों, दिस ये कौन सी सेल है, ये है आरबीसी। आरबीसी में जाकर फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो आप। अब जब आरबीसी में ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आरबीसी भी रप्चर होती है, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एक काम और करते हैं आरबीसी में, इनका खाना है हमारा हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन को खाते हैं तो उसको पहले तोड़ते हैं हीम प्लस ग्लोबिन में। आप सबको पता होगा ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन को तो ये खा जाते हैं
और जो हीम है ना बच्चों, इस हीम को ये हीमोजॉइन नाम के टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये आरबीसी फटती है तो हीमोजॉइन भी रिलीज होते हैं, नए प्लाज्मोडियम भी रिलीज होते हैं, और इसी हीमोजॉइन की वजह से हमें चिल्स एंड फीवर्स, मतलब कपकपी के साथ बुखार आना मलेरिया का सिम्टम है, तो चिल्स एंड फीवर होता है। जब तक हीमोजॉइन का असर रहेगा हाई फीवर रहता है, इतनी ठंड लगती है पेशेंट को कि आप खूब सारे कंबल भी उड़ा दो तो भी वो कांपता रहता है। बट जैसे ही ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल खत्म होते हैं, आप दवाई देते हैं, उसका असर आता है तो बिल्कुल डाउन चला जाता है फीवर। फिर से जब ये साइकिल रिपीट होगा, फिर से हीमोज आरबीसीज फटेंगी तो फिर से वो फीवर आएगा। तो इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न होता है फीवर का। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज है ना, वाइवेक्स, मैलेरी, ओवेल और फैल्सीपेरम, चारों में अलग अलग है कि साइकिल को रिपीट होने में 24 घंटे लगेंगे, 48 घंटे लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे, उस अकॉर्डिंग साइक्लिक फीवर आता है। ठीक है, वो सब आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, वो पहले पूछे जाते थे। ये जरूर पूछ सकते हैं कि इन चारों में से विच कॉज मोस्ट मेलिग्नेंट मलेरिया। अगर किसी का मलेरिया का जब ब्लड टेस्ट होता है उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से कि कौन सी स्पीशीज है। अगर फैल्सीपेरम वाला मलेरिया है तो जनरली पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि फैल्सीपेरम में जान का खतरा रहता है, मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं उसको, इट इज़ फेटल, उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला साइकिल तो समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब ये जो प्लाज्मोडियम रिलीज हुए हैं ना ब्लड में, कुछ प्लाज्मोडियम तो इस साइकिल को रिपीट करते हैं, वापस लिवर में जाते हैं, इसको करते हैं, फिर आरबीसी में जाते हैं, और कुछ प्लाज्मोडियम की सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं किसमें, अपनी सेक्सुअल स्टेज में, गैमीटिक मदर सेल्स बना रही हैं, जिनको आप कहते हैं गैमीटोसाइट्स। कुछ साइज में छोटी होती हैं, कुछ बड़ी, जो छोटी हैं वो मेल, जो बड़ी हैं वो फीमेल। बट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर गैमीटोजेनेसिस के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी खुद को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ह्यूमंस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गैमीटोसाइट तो बन गई बट गैमीट नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर पर इनका गैमीटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सिंपल कहानी है कि कैसे करेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मॉस्किटो में जाना पड़ेगा वापस से। तो बहुत ईजिली आप याद रख सकते हो कि कौन सा रिप्रोडक्शन मॉस्किटो में होता है, सेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है, एसेक्सुअल। कोई रटने वाली जरूरत ही नहीं है। कैसे जाएंगे वापस ये मॉस्किटोज में? भाई मॉस्किटोज का ह्यूमंस को काटना तो आम बात है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा गिफ्ट में हमें देके जाएंगे, कई बार रिटर्न गिफ्ट में हमसे ले भी जाते हैं, है ना। तो अगर बाई चांस कोई मॉस्किटो एक मलेरिया वाले पेशेंट को काट ले तो उसका ब्लड जब सक करेगा तो वो जो ब्लड मील है, जो ब्लड की उसने दावत ली है हमारे ह्यूमन ब्लड की, उस मील के साथ गैमीटोसाइट्स भी आ जाएंगी मॉस्किटो की बॉडी में। और मॉस्किटो की बॉडी में कहाँ? उसकी गट में। मॉस्किटो के पास तो एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो खून पिएगा हमारा तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में ही जाएगा ना। तो मॉस्किटो की गट में, ध्यान रखना, हमारे में तो कहाँ हो रहा था साइकिल, ब्लड में, लिवर में, आरबीसीज में, बट मॉस्किटो में कहाँ होता है? गट में। ठीक है, तो मॉस्किटो की गट में ये गैमीटोसाइट्स गैमीट बना लेती हैं। कौन से गैमीट? मेल एंड फीमेल गैमीट, और उनका फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से फिर दोबारा से नए स्पोरोजॉइट्स बन जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी दूसरी स्टेजेस भी आती हैं, बट अब उन पे क्वेश्चन नहीं आते। अब ये अगर गट में ही रह जाते तो गट में, तो गट से फिर दूसरे ह्यूमन में कैसे जाते? तो गट की वॉल से होते 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 ये सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं मॉस्किटो की, और सलाइवरी ग्लैंड में खूब सारे स्पोरोजॉइट्स इकट्ठे रहते हैं। अगर ऐसा मॉस्किटो फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो फिर से उन्हें गिफ्ट में स्पोरोजॉइट दे जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, गिफ्ट में देते हैं स्पोरोजॉइट और हमसे रिटर्न गिफ्ट में लेते हैं गैमीटोसाइट्स। ठीक है, याद रहेगा, साइकिल समझ में आ गया। और इसीलिए प्लाज्मोडियम को डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये 2 होस्ट पर डिपेंड है, मॉस्किटोज पर एंड ह्यूमंस पर। मॉस्किटोज को कोई मलेरिया वलेरिया नहीं होता, उनमें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ता है वो ह्यूमंस को पड़ता है बिकॉज ऑफ हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। डन। अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजॉइट। ठीक है, सिंपल। ट्रोफोजॉइट आपकी बुक में दिया नहीं, बट जब ये आरबीसीज में फीड कर रहे होते हैं, ट्रॉफिक वर्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो जब ये फीड कर रहे होते हैं उस स्टेज को ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। ठीक है, बट तुमसे नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। देन 2020 का क्वेश्चन है, अगेन मैच द कॉलम आ गया है ना। बस डिजीजेस पर जनरली मैच द कॉलम ही आते हैं। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, फिलारियासिस, व्यूचेरेरिया एंड मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो ए का थर्ड ये रहा, एक ही से मिल गया हमको। बस ये सब जब आप मैच करते हो ना तो ध्यान से देख लेना, कई बार आप गड़बड़ कर देते हो, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट।
तो कॉजेटिव एजेंट ये रहा, टेस्ट ये रहा, ठीक है। यहाँ पर विडाल टेस्ट के साथ आपको एक मैरी मेलन का भी नाम दिया है ना, टाइफॉइड मैरी जिसको कहा गया था, जो बाय कुक थी, मतलब कुक थी बाय प्रोफेशन, जहाँ पर भी वो कुकिंग का काम करती थी वहाँ के लोगों को टाइफॉइड हो जाता था। फिर बहुत रिसर्चेस के बाद पता चला, फिर उसके उस प्रोफेशन पर बैन लगा दिया गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। मतलब वो मैरी को डिजीज नहीं थी टाइफॉइड, वो बस कैरियर थी बच्चों टाइफॉइड की। वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल सा केस था, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट शी वॉज अ कैरियर, टाइफॉइड के सिम्टम नहीं थे उसमें। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन कॉज। अब देखो आप ऐसा नहीं मॉस्किटो ट्रांसमिट पैथोजन पढ़ के सीधा मलेरिया टिक कर दो, हालांकि मलेरिया दिया ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक और डिजीज है जो मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसमिट होती है, कौन सी? फिलेरियासिस। ये जो एलिफेंटियासिस है ना, किससे होता है एलिफेंटियासिस? फिलेरियल वॉर्म से, व्यूचेरेरिया से। ये पहुंचता कैसे है हमारी बॉडी में पता है? ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, लोअर लिम्ब से शुरू करता है, वहाँ कई सालों तक रहता है, इसलिए क्रॉनिक है, और फिर वो मल्टीप्लाई करता रहता है, और फिर धीरे धीरे इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, फिर स्वेलिंग पूरी बॉडी में ऊपर तक बढ़ने लगती है, इंक्लूडिंग द जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। तो ये आया कैसे हमारी बॉडी में? ये आता है बच्चों क्यूलेक्स मॉस्किटो से। यहाँ वहाँ था कौन सा मॉस्किटो? प्लाज्मोडियम। किसका वेक्टर कौन है? एनोफिलीज मॉस्किटो। सब में फीमेल ही होती है, फीमेल मॉस्किटोज, क्योंकि उनके स्टिंग आगे से शार्प होते हैं, तो वही ह्यूमन स्किन को पर्स करके हमारे ब्लड को चूस सकती है। मेल मॉस्किटोज क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स, नेक्टर वगैरह, जो भी नेक्टर या जो भी प्लांट प्रोडक्ट के सैप वगैरह हैं, और फीमेल मॉस्किटोज ह्यूमन ब्लड को खाती हैं, ठीक है। तो ये जो है व्यूचेरेरिया, इसका वेक्टर कौन है बच्चों? यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ लिख के छोड़ दिया फीमेल मॉस्किटो। कौन सा फीमेल मॉस्किटो? क्यूलेक्स, ध्यान रखना। तो एनोफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एक और याद रखना एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया का वेक्टर है बच्चों। डेंगू और चिकनगुनिया तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने हल्ला मचा दिया था कि डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ो, 2024 में ऐड हो गया, बट वो कोई ऐड नहीं हुआ है, उसके सिर्फ नाम है तुम्हारे यहाँ पर। ये देखो, ये रहा, एडीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया। एंड यू नो, ये दोनों वायरल डिजीज हैं बच्चों, डेंगू एंड चिकनगुनिया वायरल डिजीज हैं। ये डेंगू वायरस से होता है, ये चिकनगुनिया वायरस से होता है, और इन वायरसेस का वेक्टर कौन है? एडीज मॉस्किटो। तो तुम्हें 3 मॉस्किटोज एज अ वेक्टर ध्यान रखने हैं, ओके। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स यानी एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस। विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से इनमें से कौन सी डिजीज होती है बताओ, कौन सी है बैक्टीरिया की? टाइफॉइड तो तुम्हें पता है, स्मॉल पॉक्स करोगे क्या? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पॉक्स सारे वायरल डिजीज हैं, प्लीज ध्यान रखना। मम्स अभी बताया था वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन फ्लू जो होता है वो भी वायरल होता है, तो ये सब हटा दो, बचाइए। अब दोनों ही तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट इसीलिए है कोर्स में, देखा जाए तो इनडायरेक्टली है। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर है बैक्टीरियल डिजीजेज में इनके नाम, क्लोरेला, टिटेनस, प्लांट्स में सीट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, और मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है। कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरी से होती है, डायरिया हो जाता है इसमें। और टिटनेस तुम पढ़ते ही हो, एंटी टिटनेस सीरम, जिसमें हम चोट लगने पर वैक्सीन लगवाते हैं ना एंटी टिटनेस का, तो वो टिटनेस से बचने के लिए होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इसका बैक्टीरिया है, नहीं याद रहता तो यहाँ भी एनसीईआरटी में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। इनमें से प्रोटोजोअन से कौन सी डिजीज हो रही है? ये हटा दो। सिफिलिस, सिफिलिस किससे होती है? ट्रिपोनेमा पैलिडम से, ये भी हटा दो। अब क्या करें, तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो आप समझ गए होंगे कौन से ईयर का क्वेश्चन है, 2015। ब्लास्टोमाइकोसिस, यहाँ पे नाम में माइको आ रहा है, तो ये फंगल डिजीज है, इसको भी हटा दो, बचाइए। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, बस क्वेश्चन आया था इसलिए हमने कर लिया, इट इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगेन एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, देखो 2015 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें तुम्हें? इसमें तुमको मैच करना है ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। टीबी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। नॉट ओनली टीबी, टीबी एंड लेप्रोसी दोनों ही माइकोबैक्टीरियम से होने वाली डिजीज है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे? ओके बच्चों, ये अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी में वैक्सीनेशन के बारे में तो है, और मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताया कि वैक्सीन्स कई तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बट हर वैक्सीन में एग्जैक्टली क्या यूज होता है। जैसे आपको ये पता है ना कि वैक्सीन में या तो हम बैक्टीरिया को किल्ड फॉर्म में देते हैं, या तो हम उसे हार्मलेस करके दे देते हैं, कि जब आप उसका वैक्सीन लगा रहे हो पेशेंट को, तो वही बैक्टीरिया आप उनकी बॉडी में डाल रहे हो।
बट वो बैक्टीरिया जाकर डिजीज नहीं करेगा, बल्कि उस बैक्टीरिया के जाने से पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा कोई फॉरेन एंटीजन आया है और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के तैयार कर लेगा। तो एक तरह से आपने उस पर्सन की बॉडी में एक मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी डाल दी, ठीक है। वैक्सीन देने का पर्पज़ ही ये है कि उसके इम्यून सिस्टम को रेडी कर दिया कि अगर ये पैथोजन अब रियल में हम पे अटैक करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को उसको जानने पहचानने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके पास पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं, तुरंत वो उनसे अटैक कर देगा और इतनी देर में नई एंटीबॉडीज़ बना लेगा। तो जो भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हैं या कई सारे डेडली इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए हमने पहले से वैक्सीन बना के तैयार कर ली हैं और बच्चे के बर्थ के बाद ही उन वैक्सीन को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इनमें भी ना वैक्सीन में टाइप होते हैं कि हार्मलेस बैक्टीरिया किस में दे रहे हो, किल्ड किस में दे रहे हो। किसी में बैक्टीरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उसका कोई टॉक्सिन से हमें प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ वो टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इंजेक्ट कर दो। एंटीजेंस भी दिए जाते हैं, वायरस के लिए भी दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि इसमें आपसे ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा वैक्सीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये पूरा का पूरा रटने वाला नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि टीबी का जो वैक्सीन होता है ना बच्चों, टीबी का वैक्सीन ये होता है, वो हार्मलेस बैक्टीरिया को हार्मलेस फॉर्म में उसमें दिया जाता है। देन वूपिंग कफ के वैक्सीन में तो किल्ड बैक्टीरिया यूज किया जाता है। डिप्थीरिया यस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, और पोलियो क्योंकि वायरस है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये इससे होता है। तो या तो आप ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो कि यार पोलियो इसमें अकेली वायरल डिजीज है तो डी का फर्स्ट होगा, लेकिन डी का फर्स्ट इन्होंने 2 ऑप्शन में दे दिया, तो फिर आपको ए का 4th जो कि इसमें दिया है इसी तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। किस वैक्सीन में क्या चीज इंजेक्ट की जाती है वो अब नहीं पूछते, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का कर्नाटका का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो फिलेरिया कहाँ रहता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ है, हाँ, आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरेरिया इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। क्या हुआ, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो फूड इन इंटेस्टाइन बिल्कुल नहीं, ब्लड ओनली, ब्लड फिर भी हो सकता है क्योंकि लिम्फ में जा रहा है तो हो सकता है ब्लड के थ्रू जा रहा हो। आरबीसी, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलन नहीं, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज नहीं है ये, और कोलन। तो इस बेसिस पे 3 तो बाकी के एलिमिनेट हो ही गए, तो फिर हम इसको ब्लड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही एग्जैक्टली इसका आंसर लिम्फेटिक्स होना चाहिए था, बट ब्लड के थ्रू लिम्फेटिक्स में जाएगा तो शायद उन्होंने ब्लड दे दिया। वैसे आई थिंक अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो लिम्फेटिक्स आएगा ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि देखो ना आप एनसीईआरटी में भी देख लो, कहीं पर भी एनसीईआरटी में ऐसा तो थोड़ा लिखा है कि ये ब्लड में रहता है। ये लिखा है कि इट लिव फॉर मेनी ईयर्स यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। नाउ इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय एस्कैरिस यानी एस्कैरियसिस, यानी वही लंबे लंबे वॉर्म्स नूडल्स जैसे जो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देंगे, जस्ट याद रखने का तरीका है। तो ये कैसे जाएगा हमारी बॉडी में, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, या अनवॉश्ड वेजिटेबल्स पे अगर एग्स लगे हुए हैं उनसे भी हो सकता है। क्लियर। ये रही वो सीसी फ्लाई जो ट्रिपैनोसोमा की वेक्टर है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, अफ्रीकन्स में ज़्यादा होता है वो, ठीक है। इम्परफेक्टली कुक्ड पोक, पोक यानी पिग मीट, पिग मीट के खाने से टीनिया, याद है टीनियासिस जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, वो वाला इन्फेक्शन होता है, वो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई इज नॉर्मल, ये भी तो किया है हमने। हाँ देखो मैंने तुम्हें कहा ना, उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सही नहीं थे, ये रहे इसके सही ऑप्शंस, ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ थी वहाँ पे। ये रहा, आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरेरिया इज नॉर्मली फाउंड। अपने आप पता चल जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है ना तो आपको क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो अपने कॉन्सेप्ट्स पर टिके रहोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्योंकि बहुत बार होता है, नीट में तो नहीं कह रही मैं, बट बहुत बार जब आप बुक्स से प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के दौरान ना कुछ क्वेश्चंस देखकर मैंने देखा है बच्चे अपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर लेते हैं। अच्छा इस बुक में ये लिखा है तो अब अब से हम इसका आंसर ये मानेंगे, ऐसा नहीं करना। आप अपने टीचर से डिस्कस करो उस क्वेश्चन को, अगर टीचर उस समय अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को देखो कि है ना, पेजेस पलटो, एनसीईआरटी को देखो कि कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या। जब डैम श्योर हो जाओ कि हाँ यार यही हो सकता है तो ही करो, वरना इसका मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो एंड डिस्कस इट विद योर टीचर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरेरिया इज नॉर्मली फाउंड, ये रहा आंसर ऑप्शन 4, ठीक है, ब्लड नहीं कह सकते हम। देन नेक्स्ट क्या है, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन,
ये क्यों दे दिया भाई इन्होंने? मोटाइल जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम, ये भी 2012 का है। पहले प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था। अभी मैंने तुम्हें कहा ना जायगोट के बाद अलग अलग स्टेजेस बनती है, उनमें से एक मोटाइल स्टेज भी होती है बच्चों, वो गट में बनती है और क्योंकि वो मोटाइल है इसीलिए वो मूव करके सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाती है। तो मोटाइल स्टेज आपको कहाँ मिलेगी? गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया, अभी बताया था। कॉमन कोल्ड क्यों डिफर करता है? क्योंकि कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है, निमोनिया में लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचता है। तो निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल, कॉमन कोल्ड नहीं। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, वेयर एज द कॉमन कोल्ड हैज नो इफेक्टिव वैक्सीन। मान लो तुम्हें नहीं पता तो तुम इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस, गलत, निमोनिया बैक्टीरिया से होती है। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई, वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। इसका मतलब ये जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें वैक्सीन का टाइप जो है वो गलत दे रखा है। नेक्स्ट आता है वेयर विल यू लुक। एटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब समझते हो ना? एटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब होता है वीकेंड, उस पैथोजन को वीक फॉर्म में देना इज द एटेन्यूएटेड। क्लियर? मतलब आपने उसे मारा नहीं, जिंदा रखा है, लाइव लिविंग है, बट इतना वीक कर दिया कि वो बॉडी में जाकर डिजीज नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीन से डिजीज थोड़ा करवानी है हमको। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट, बताओ स्पोरोजॉइड्स कहाँ मिलेंगे आपको? मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, या सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अगर फ्रेशली मोल्टेड है बच्चों तो उसने कहाँ अभी ह्यूमन ब्लड को सक किया होगा? तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। यहाँ पे इन्फेक्टेड वर्ड लिखा है, हालांकि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मॉस्किटो में इन्फेक्शन नहीं होता, बट इन्फेक्टेड का मतलब कि वो ह्यूमन ब्लड को दोबारा सक कर चुकी है। दैट्स वाई ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि तुम कहो ये सलाइवरी ग्लैंड लिखा है, सलाइवा लिखा है तो हम तो सलाइवरी ग्लैंड कर देंगे। फ्रेशली मोल्टेड भी तो देखो, अगर अभी अभी उसकी मोल्टिंग हुई है, अभी अभी वो फ्रेशली बनी है, तो उसने अभी ह्यूमन ब्लड को सक नहीं किया होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ अ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ इन्फेक्शन। तीनों करेक्ट होना चाहिए, वही आपको ऑप्शन चूज करना है। टाइफॉइड साल्मोनेला से होता है विद इंस्पायर्ड एयर, बिल्कुल नहीं, टाइफॉइड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यस ड्रॉपलेट समझते हैं ना, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चाहे निमोनिया हो, कॉमन कोल्ड हो, जो पेशेंट का खांसना और छींकना है उससे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनमें वो पैथोजन होता है और वो दूसरे को इन्फेक्शन कर देता है। कोविड में भी आपने पढ़ा होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एलिफेंटियासिस यानी फिलेरियासिस का पैथोजन सही है बट मोड गलत है, इन्फेक्टेड वाटर दिया है जबकि ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। मलेरिया का पैथोजन सही है पर यहाँ पे ध्यान से देखना मेल एनोफिलीज लिख दिया है, किसी भी मेल मॉस्किटो से डिजीज नहीं होती, सिर्फ फीमेल से ही होती है क्योंकि मेल मॉस्किटोज ह्यूमंस को बाइट ही नहीं करते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं बच्चों जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ली जाती हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आजकल हमें वायरल डिजीज होती है तो भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, बट उसका रीज़न ये है कि जब हमें वायरल डिजीज है तो इसका मतलब अभी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उस वक्त हम पे बैक्टीरिया भी अटैक कर देते हैं साथ में, हमें पता नहीं चलता, इसलिए सिम्टम्स में आराम नहीं आ रहा होता। तो अगर कॉमन कोल्ड होता है तो शुरू में तो 2-3 दिन डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है अपने आप सही हो जाएगा, बट फिर भी सही नहीं हो रहा तो दे स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। हम तो खुद ही शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर नॉर्मल वायरल है तो 3 दिन में आपको रिलैक्स मिलने लग जाएगा, बट अगर 3 दिन बाद भी सीवियरिटी है, फीवर नहीं जा रहा, तो मतलब साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है, तब फिर एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉमन कोल्ड को एंटीबायोटिक्स से क्यों क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है बच्चों, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस को नहीं मारती, सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं। डन। देन ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, वो सारे बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग होती हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, कुछ कॉमन ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हैं जो कई सारों पर एक साथ असर करती हैं। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय, लो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, फंजाई। विडाल टेस्ट, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। ठीक है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग, बार बार चिल्स एंड फीवर्स, कपकपी के साथ फीवर होगा, व्हेन, कब होता है ऐसा, जब ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, व्हेन स्पोरोजॉइट रिलीज फ्रॉम आरबीसी, नहीं,
ट्रोफोजॉइट रीच मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन। देखो यहाँ पे ये वर्ड तुम्हारा थोड़ा सा काम कर रहा होगा। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि आरबीसीज में जो स्टेज ग्रो करती है क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेती है, तो ट्रॉफिक वो ट्रोफोजॉइट है, और जब वो मैक्सिमम ग्रोथ कर चुकी होती है और आरबीसी रप्चर करती है तो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। कौन से टॉक्सिन? हीमोजॉइन, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इनसाइड आरबीसी रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी, ये भी हो सकता था लेकिन इसमें इन्होंने वो नहीं दिया हीमोजॉइन के बारे में, एंड गेमेटोसाइट्स भी नहीं है। क्लियर? ये हो गए आपके हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो और हमने नहीं किया हो? लेट मी चेक। टाइफाइड में सारी चीज़ें, हाँ। निमोनिया में एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, वैसे तो इसके भी नॉर्मल सिम्टम्स हैं, बट अगर निमोनिया थोड़ा सीवियर हो जाए तो तब ऐसा देखा गया है कि तब लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो हैं, जो हमारे लिप्स हैं और जो हमारे नेल्स हैं, उनमें उनका कलर थोड़ा ग्रे टू ब्लूइश होने लगता है। इसको, इस कंडीशन को कहते हैं साइनोसिस। ब्लूइश होने का मतलब आपकी बॉडी में अब लंग्स में इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है कि आपकी बॉडी CO2 को निकाल नहीं पा रही है प्रॉपर्ली, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स में थोड़ा नीलापन आने लग जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा ये। देन उसके अलावा ये तो हो ही गया, कॉमन कोल्ड हो ही गया, मलेरिया का लाइफ साइकिल बता ही दिया, इसकी सारी स्पीशीज़ बता दी, ये ध्यान रखना। मैलिग्नेंट मलेरिया फैल्सीपोरम से होता है, मोस्ट सीरियस है, फेटल भी हो सकता है, ये साइकिल हमने देख लिया इसका, ठीक है। ये सब हो गया, चलो ठीक है। एस्कैरियासिस के मेन सिम्टम, अमीबाइसिस के मेन सिम्टम, फंगल इन्फेक्शन, ये सब हो गया। ये पूरा मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें आपको बताया है कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं। इसमें हाँ एक पॉइंट ज़रूर देख लेना, गैम्बूसिया फिश कुछ जगहों पर जब मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो बढ़ जाती हैं, मलेरिया वगैरह, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह बच्चों, तो तब उस जगह के आसपास जो भी पानी का सोर्स है उसमें गैम्बूसिया फिशेस को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गैम्बूसिया फिशेस क्या करती हैं, दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। तो अगर मॉस्किटोज की पॉपुलेशन कम कर दोगे तो उनसे स्प्रेड होने वाली डिजीज़ भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? एडीज़ बता ही दिया मैंने। हाँ, यहाँ पर भी एक कुछ था ना वैक्सीन से रिलेटेड, या वो आगे आ जाएगा, ये रहा। यहाँ पर ये दिया है कि बहुत सारी डिजीजेस को हमने कम्प्लीटली रैडिकेट कर दिया है। कम्प्लीटली रैडिकेट में आता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो होता है अब, बट स्मॉल पॉक्स नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली रैडिकेटेड, ठीक है, बाय वैक्सीन्स, ओके। एंड बहुत सारी डिजीजेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, उसमें है पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटनेस। हालांकि पोलियो के लिए भी कहते हैं कि शायद अब एक भी केस इसका नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद एनसीईआरटी अपडेट हो जाए, ओके। चलिए अब आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया सा टॉपिक है इम्यूनिटी। पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत टाइम लेता है ये, बहुत अच्छे से मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे को इम्यूनिटी के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ गो टू द चेक द प्लेलिस्ट और वहाँ जाके इम्यूनिटी वाला लेक्चर मेरा देख लो, फिर तुम्हें कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी के क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम रिविज़न करेंगे। 2024 में आया है क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced। ये तो हमें पहले से पता है। एरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस बोन मैरो में होता है। क्या बोन मैरो को लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं बच्चों? यस, लिम्फॉइड ऑर्गन में आपने पढ़ रखा है, इसी टॉपिक में दे रखा है। दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन्स जो लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, और लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहां पर भी ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। अब इसमें से याद रखना, जहां पर ओरिजिन होता है वो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आते हैं दो, एक तो बोन मैरो और एक ओरिजिन एज वेल एज मैचुरेशन, ये दोनों होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। उसमें आते हैं दो, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट, थाइमस में टी लिम्फोसाइट। और जहां पर प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, ये होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में जो स्टमक के पास एक ऑर्गन है ना, स्प्लीन, वो भी एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये रहे सेकेंडरी ऑर्गन्स के नाम, स्प्लीन हो गया। जितनी भी आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं वो सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं हमारे गले में वो भी। पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में होते हैं, ये भी लिम्फ नोड्स हैं एक तरह की। और जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ये भी इट इज़ रिच इन लिम्फॉइड टिश्यू यानी लिम्फोसाइट्स, दैट्स वाई इसे भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रखा गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप कौन कौन से सेकेंडरी है, ठीक है। ये सब वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट करती हैं पैथोजेंस यानी उनके एंटीजेंस के साथ, प्रोलिफरेट करती हैं, इफेक्टर सेल्स बनती हैं और उन पे अटैक करती हैं, ओके। चलिए नाउ
both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. Clearly NCERT में ये लाइन लिखी हुई है, ये रही. Both bone marrow and thymus provide microenvironment for development and maturation of T lymphocyte. अगर कंफ्यूजन हो, मैचुरेशन प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, तो बहुत सीधी सी बात है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ हो रही है, थाइमस में, और थाइमस प्राइमरी में है, तो मैचुरेशन प्राइमरी में होता है. ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं. नेक्स्ट 2022 में भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया हुआ है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडीज. सही है क्या ये बात? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो हैं जब हमारा ही इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को फॉरेन एजेंट समझ ले और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दे. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कई बार बताया है. एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, एज बढ़ने के साथ जो जोड़ों का दर्द होता है वो सिंपल आर्थराइटिस है, एज बढ़ने के साथ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है. बट र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें कभी भी किसी भी एज में हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं जैसे फिंगर्स हो गए, टोज वगैरह में, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं और उन पर अटैक हो जाता है और फिर पेन रहने लग जाता है. तो दिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स. गलत. इस कंडीशन में बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स क्योंकि ये ऑटो इम्यून है. ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन 3. नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनकरेक्ट बताना है बच्चों आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए. ठीक है, देखते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी पता है ना आपको? 2 तरह की इम्यूनिटी होती है. कौन कौन सी बताओ फटाफट. एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है, सब में एक जैसी है. बाय बर्थ हमें क्या मिला है? हमारे सारे बैरियर्स, जैसे हमारे फिजिकल बैरियर यानी हमारी स्किन और म्यूकस की भी कोटिंग है, स्किन की भी कोटिंग है. स्किन की कोटिंग एक्सटर्नली है, म्यूकस की कोटिंग इंटरनली है. तो ये दोनों फिजिकल बैरियर हो गए. फिजियोलॉजिकल जितने भी हमारी बॉडी में प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जैसे स्टमक में HCl, माउथ में सलाइवा, आइज में टीयर्स, है ना. इन दोनों में तो लाइसोजाइम भी होता है, ध्यान रखना. एंटी बैक्टीरियल एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल कर को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है. देन सेल्यूलर बैरियर्स, वो सेल्स जो एक्वायर्ड का नहीं बल्कि इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है. तो लिम्फोसाइट्स तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डाल दो, बाकी सारी WBCs यहाँ डाल दो तुम. सारी WBCs में कौन आ गई? एक तो न्यूट्रोफिल का ये वाला नाम सबको पता है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, PMNL, याद रखना. और कौन सी हैं? मोनोसाइट्स, ये स्पेशल है, नहीं है. NK सेल्स जो एक तरह की लिम्फोसाइट्स का ही स्पेशल फॉर्म है. वैसे जो B and T लिम्फोसाइट है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, बट लिम्फोसाइट का एक मॉडिफाइड फॉर्म है NK सेल्स. ठीक है. हमारे टिश्यूज में मैक्रोफेजेस होती हैं क्या? इफ़ यू रिमेंबर, मोनोसाइट्स ही जुड़कर बड़ी बड़ी फैगोसाइटिक सेल्स को बनाती हैं जो कि मैक्रोफेजेस हैं. याद है आपको? N and M यानी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक सेल्स हैं बच्चों. पूछ लेंगे आपसे कौन सी फैगोसाइटिक हैं. एंड इवन मोनोसाइट से बनने वाली मैक्रोफेजेस भी फैगोसाइट्स है. तो ये सारी सेल्स आ गई हमारे इनेट इम्यूनिटी में. और एक है हमारे साइटोकाइन बैरियर जिसमें केमिकल्स आते हैं जो कि इंटरफेरॉन्स हैं. ये एक्चुअली में एक तरह की प्रोटीन है. कब सिक्रीट होते हैं पता है ये इंटरफेरॉन? अगर हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो अलार्म बेल की तरह इंटरफेरॉन्स को बनाने लगती हैं. ये इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को सिग्नल दे देते हैं कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लो वरना वायरस तुम पे अटैक कर देगा. ठीक है, सिंपल. इंटरफेरॉन्स के बारे में इस चैप्टर में कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आता है. कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है ना आजकल इम्यूनोथेरेपी. वहाँ पे हम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं कि तुम खुद ही कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करके उनको मार दो. तो वहाँ पर गामा इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं. ठीक है, क्लियर. ये वाले जनरली अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं. ऐसा कुछ दिया नहीं है बट ठीक है, तुम जस्ट इंटरफेरॉन्स भी याद रख लो. तो इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया क्या. अब एक्वायर्ड पे आ जाओ. इनेट ध्यान रहेगा तुम्हें. अब एक्वायर्ड क्या है? एक्वायर्ड का मतलब तुम दुनिया में आ चुके हो इनेट इम्यूनिटी के साथ. अब दुनिया में आए हो तो तुम्हें तरह तरह के पैथोजेंस का अटैक तो झेलना पड़ेगा. जब भी कोई पैथोजन तुम पे अटैक करेगा तो तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे समझेगा, पढ़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर करेगा और उस पर अटैक करेगा. अटैक करने के साथ साथ उस अटैक की मेमोरी को मेमोरी सेल्स में स्टोर करेगा. ब्रेन में नहीं, एक मेमोरी सेल्स अलग होती है इम्यून सिस्टम में, वही B सेल्स और T सेल्स की ही मेमोरी सेल्स होती हैं. उनमें ध्यान रखेगा कि किन एंटीबॉडीज से ये पैथोजेंस मरते हैं. ठीक है,
तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुम 3 तरह के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हो बच्चों, ध्यान से सुनना। 1, 2 एंड 3, 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिनको तुम मिक्स कर देते हो। पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जब कोई पैथोजन पहली बार अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स, और अगर वही पैथोजन दूसरी बार अटैक करेगा तुम पे तो आपकी बार बॉडी प्री प्रिपेयर्ड है ना, उसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। क्योंकि एमनेशिया मतलब भूल जाना, तो एनेम्नेशिया मतलब याद रखना। एमनेशिया जैसे एम्बिगुअस नॉन एम्बिगुअस था ना, एम्बिग्यूटी यानी नॉन स्पेसिफिक अस्पष्टता, अनएम्बिगुअस मतलब स्पेसिफिक, वैसे ही एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी और एनेम्नेशिया मतलब याद रखना। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस पर बेस्ड है? याददाश्त पर, मेमोरी पर। किसकी? ब्रेन वाली मेमोरी नहीं, सेल्स की मेमोरी, इसलिए इसको एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ध्यान रहेगा क्या? कौन सा ज़्यादा फास्टर होगा? ये। कौन सा ज़्यादा इंटेंस होगा? सेकेंडरी, है ना, फटाफट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरे क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना होता है CMI एंड HI, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, HMI। CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू मिलती है, और ह्यूमोरल यानी ह्यूमर यानी फ्लूइड में एंटीबॉडीज बनकर जा रही है ना, ब्लड में जा रही है एंटीबॉडीज की आर्मी, तो ह्यूमोरल किसके थ्रू होती है? एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स। टी जिनकी ट्रेनिंग थाइमस में हुई है, बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ी हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैथोजन से 1 to 1 फाइट करेंगी। बी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होके बोन मैरो में ही मेच्योर हुई हैं, तो खुद नहीं जाती अटैक करने के लिए, बल्कि आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडीज को बनाकर भेजती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो और क्वेश्चंस खूब भर के आते हैं इस पर। बहुत अच्छे से मैंने तुमको एग्जाम्पल समझाया था, ये स्विगी जोमेटो वाला एग्जाम्पल, कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है और तुमने क्या किया, सिंपली बस स्विगी जोमेटो ऐप खोली और अपना जो भी कोई भी ऐप खोली और अपना जो भी मंगाना है वो ऑर्डर कर दिया, तो तुम्हें बैठे बिठाए खाना मिल गया। दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ा, बस ऑर्डर करना पड़ा, है ना। पैसिव इम्यूनिटी में अगर हमारी बॉडी में बने बनाई एंटीबॉडीज डाल दी जाएं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, हमें नहीं बनानी, हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं बनानी, लेबोरेटरी में मेडिकल साइंस ने कुछ डिजीजेस की एंटीबॉडीज को बना के तैयार कर रखा है। जैसे सांप का जहर, तुरंत एंटीबॉडी डालनी जरूरी है। टिटेनस में तुरंत एंटीबॉडीज डालनी जरूरी है, ATS जो लगता है ना। मदर से हमें मिलती है IgG प्लेसेंटा से, और IgA मिल्क से। ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। एक्टिव का मतलब अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो तुम्हें भूख लग रही है, तुम किचन में जाओगे, सामान ढूंढोगे क्या है, देखोगे, उससे खाना बनाओगे और फिर खाओगे, तो इसमें तुम्हें एक्टिवली वर्क करना पड़ा। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब तुम्हारे इम्यून सिस्टम को काम करना पड़े, यानी अगर तुम्हारे बॉडी पे किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, अटैक होता है, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम जागे, उसको पढ़े समझे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, उसको मारे, ये सब काम अगर हो रहा है तो उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी नॉर्मली जो हमारी बॉडी पूरे टाइम अलग अलग पैथोजन से फाइट करती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स के लिए बोलते हैं कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जनरली दोबारा नहीं होता, क्योंकि उसकी एक्टिव इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। कुछ जैसे फ्लू वायरस वगैरह हैं, वो म्यूटेट होते रहते हैं, तो वो हर बार अटैक करते हैं, हर बार हम बीमार होते रहते हैं, पर एक्टिव इम्यूनिटी तब भी चालू है, कोशिश पूरी है कि पैथोजन को मारा जाए। एंड पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल नहीं है, मतलब सॉरी नेचुरल भी होती है, IgG IgA मदर से मिल रही है तो वो नेचुरल है, बट पैसिव में हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ नहीं करना, बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही हैं, चाहे वो मदर से मिली हो स्टार्टिंग में या आफ्टर बर्थ हमें इंजेक्शंस के थ्रू दी गई हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब उसमें भी एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो मैम वैक्सीनेशन से हमें इन दोनों में से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, तुम खुद बताओ। अगर मैं कह रही हूँ कि ऐसा वैक्सीन है जिसमें तुम्हारी बॉडी में वीक पैथोजन को डाला गया है, डेड पैथोजन को डाला गया है, उसके किसी एंटीजन को डाला गया है, उसके किसी जीन को डाला गया है, कोई भी जनरेशन का वैक्सीन हो, तो क्या वो वैक्सीन तुम्हारी बॉडी में जाकर तुम्हारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है? बिल्कुल करता है। फिर इम्यून सिस्टम उसे स्टडी करके एंटीबॉडीज बनाता है? बिल्कुल बनाता है। मेमोरी सेल्स बनाता है? बिल्कुल बनाता है। तो जितने भी नॉर्मल वैक्सीन्स तुम्हें बर्थ के बाद लगते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों, वो तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी देते हैं, उसमें तुम्हें बनी बनाई एंटीबॉडीज नहीं मिली हैं, डू रिमेंबर, पैथोजन गया है तुम्हारी बॉडी में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में गया, इससे बीमारी ना हो, ठीक है। और पैसिव
पर कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ATS, जो आप बोलते हो ना टिटनेस का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो वो टिटनेस नहीं, वो ATS एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन है, जिसमें टिटनेस बैक्टीरिया यानी क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के अगेंस्ट बनी बनाई एंटीबॉडीज इंजेक्ट की गई है, क्योंकि वो इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। वैसे आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपकी बॉडी उसको पढ़े समझे एंटीबॉडीज बनाए, पता लगा तब तक उसने टॉक्सिन बना दिया और हमारी डेडली डिजीज है टिटनेस। इसलिए जब भी खतरा होता है कि टिटनेस हो सकता है, तुरंत इंजेक्शन लगवा लिया जाता है। उस इंजेक्शन में वो भी एक वैक्सीन है, क्योंकि वो टिटनेस को होने से पहले रोक रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, बट वो एक पैसिव वैक्सीन है। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स तो आपके एक्टिव हैं, बट कुछ जैसे टिटनेस में हो गया, एंटी वेनम जो स्नेक बाइट के बाद लगता है, ये सब पैसिव वैक्सीन हुए। डन? सब कुछ एक साथ बता दिया, होपफुली कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देख लो तुम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनकरेक्ट बताना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्राइमरी, ठीक है, पहला वाला क्लासिफिकेशन, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो मेमोरी बेस्ड है, इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, बिल्कुल ठीक है। एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, यस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, गलत है। ध्यान रखना, इनेट इम्यूनिटी को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, लिख लेना, और एक्वायर्ड को कहते हैं बच्चों पैथोजन स्पेसिफिक। सारे केसेस में तुमने देखा पैथोजन जब अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट बनेगी, तो वो पैथोजन स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इनेट है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा पैथोजन है, वो नेचर ने हमें बाय बर्थ दिया है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तुम लोगों को। When exposed to antigen, antibodies are produced in the host body, then it is called active immunity. बिल्कुल, जब आप एंटीजन लिविंग या डेड फॉर्म में एक्सपोज करोगे तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, यानी आपके इम्यून सिस्टम ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, एक्टिव इम्यूनिटी। When रेडीमेड एंटीबॉडीज, बना बनाया खाना आ गया है, प्री फॉर्म्ड, ठीक है, आर डायरेक्टली गिवन, देन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, यस। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर एक चीज समझना बच्चों, अगर आप कंपेयर करो तो तुम्हें खाना बनाकर खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर स्विगी से ऑर्डर करके खाने में, बट ऑब्वियस बना के खाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्विक कौन सी है? पैसिव, जिसमें बना बनाया खाना मिल रहा है तुमको, ठीक है। लेकिन दोनों में से अगर तुमसे पूछे लाइफ लॉन्ग कौन सी है, अगर एक बार तुमने खाना बनाना सीख लिया तो तुम कहीं पर भी हो, फंसे हुए हो, कुछ भी हो, तुम्हें आता है, बाहर भी रहते हो, तो तुम खुद बना के खा सकते हो, तुम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन अगर एक बार डेवलप हो गई तो लाइफ लॉन्ग रहती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो क्विक रिस्पॉन्स देती है, तुरंत बनी बनाई एंटीबॉडीज है, तुरंत अटैक कर देंगी पैथोजन पे, लेकिन शॉर्ट टर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं, प्रोटीन्स ही तो हैं एंटीबॉडीज, तो दे विल मेटाबोलाइज इन द बॉडी। इसीलिए जनरली बोलते हैं कि टिटनेस का जो ATS लगवाते हैं वो 6 मंथ तक इफेक्टिव रहता है, उसके बाद फिर से चोट लग गई तो आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा, वो परमानेंट नहीं है। यानी अगर तुम स्विगी जोमेटो पे डिपेंडेंट हो, तुमने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं, तो फिर तुम्हें कभी उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, वो शॉर्ट टर्म वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्विक है एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, क्विक नहीं है एक्टिव इम्यूनिटी, टाइम लगता है इसको डेवलप होने में। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यस। तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 3। डन। विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट, बताओ किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इसी टॉपिक में दे रखा है। जब हम CMI के बारे में पढ़ते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो बच्चों जो हमारी T सेल्स है ना, उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक टॉक्सिक किलर T सेल्स, एक मेमोरी T सेल्स, एक होती हैं हेल्पर T सेल्स और एक होती हैं सप्रेसर T सेल्स, ठीक है। जो हेल्पर T सेल्स होती है ना, ये वही है जिस पे HIV अटैक करता है। तो ये हमारी पूरी इम्यूनिटी को, हेल्पर T सेल T लिम्फोसाइट एज वेल एज B लिम्फोसाइट दोनों को सिग्नल्स देती हैं कि वो हमें मतलब पैथोजन पे अटैक करे। तो HIV कितना समझदार है, सीधा हमारी हेल्पर T सेल पर अटैक करता है। तो हमारी CMI भी गई, हमारी HMI भी गई। इसीलिए एड्स में सीवियर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होती है, जैसे ADA डेफिशिएंसी में होता था, कॉज अलग अलग है, ठीक है। नाउ जो सप्रेसर T सेल्स हैं उनका काम है हमारी बॉडी में जो खुद के एंटीजन्स है ना,
उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बन जाएं, ठीक। यानी सप्रेसर टी सेल्स ये कहती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि जब भी कोई फॉरेन एजेंट आए तो उस पर तो तुम अटैक करना, बट खुद के पे मत करना। तो ये समझदारी किस में है? टी सेल्स में। तो अगर हमारी बॉडी में चाहे हमारी भलाई के लिए ही कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, कोई ग्राफ्ट लगाया गया है, तो वो हमारी भलाई के लिए लगाया गया है, बट हमारी बॉडी को क्या पता, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो टी सेल्स हैं, वो तुरंत कह देंगी ये तो फॉरेन एजेंट्स हैं, इन पर अटैक करो। तो अगर रिजेक्शन हो रहा है, अगर वो सर्जरी फेल हो रही है, तो विच इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी CMI, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए इस तरह की सर्जरीज में आपको पता होगा इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनमें साइक्लोस्पोरिन A हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ये सब दिए जाते हैं पेशेंट को, जिससे कुछ समय के लिए आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो जाए और आपका बॉडी उस ऑर्गन पे भी अटैक ना करे। बट यस, पेशेंट को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि इम्यूनिटी डाउन है, तो उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस होने के भी खतरे रहते हैं, ठीक है। सो विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट? CMI, ठीक है। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है बच्चों? येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgA, दे रखा है इसी चैप्टर में, ठीक है। ध्यान रखना, प्लेसेंटा से मिलती है IgG, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, G फॉर जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड के दौरान जो मिलती है वो IgG, और जो मदर के मिल्क से मिलती है वो है IgA। IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, ग्लोबिन टाइप की प्रोटीन है ये। सॉरी, क्वेश्चन रह गया। विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून नहीं है? रूमेटॉइड तो आपको पता है ऑटो इम्यून है, बाकी के शायद तीनों आपने पढ़े ही नहीं। अल्जाइमर पता है, इसके बेसिस पे कर सकते हो। अल्जाइमर ऑटो इम्यून नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, भूलने की बीमारी, एज बढ़ने के साथ न्यूरॉन्स का डिजनरेशन। बच्चे ये दोनों ही स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, सोरियासिस और विटिलिगो, इनमें ये दोनों भी ऑटो इम्यून है। इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, 2018 में बाई चांस पूछ लिया आउट ऑफ NCERT है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा, बट थोड़ी सी नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। दोनों स्किन रिलेटेड हैं, दोनों ऑटो इम्यून हैं। आप चाहें तो NCERT में जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसके एग्जाम्पल्स में इनका नाम लिख सकते हैं। एलर्जी के बाद दे रखा है ना ये रहा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा ये दोनों नाम भी लिख सकते हैं, और वो भी लिख लेना, एक हाशीमोटो डिजीज भी ऑटो इम्यून है, एक हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा था मसल्स में, वो भी ऑटो इम्यून है। नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल? वही सेम CMI, ठीक है। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी 50%। बच्चों, माल्ट के बारे में कहाँ दिया है? यहीं पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दिया है। जितना भी म्यूकोजा एसोसिएटेड टिश्यू है ना, जो हमारी म्यूकस की लेयर है, 3 ट्रैक्स पर है, हमेशा बताया तुम्हें, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक, इसको माल्ट बोलते हैं। ये हमारा 50% लिम्फॉइड टिश्यू बनाता है, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ लिया 2017 में। एंटी वेनम इंजेक्शन, वेनम किसको कहते हैं? सांप के जहर को। तो एंटी वेनम इंजेक्शन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, पैसिव, तुम्हें कुछ नहीं करना। वाइल पोलियो ड्रॉप्स में क्या करते हैं? वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन, पोलियो ड्रॉप जो है वो भी एक वैक्सीन है, बट पोलियो ड्रॉप में कैसा वैक्सीन है बच्चों? एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हें प्रोवाइड की गई है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में, अच्छा अब इसमें तुमसे पूछ लिया, देखो सुनो, गामा ग्लोब्यूलिन तो होगा नहीं, क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन तो एंटीबॉडीज को कहते हैं, ये भी हटा दो, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज। अब बचा एटेन्यूएटेड और एक्टिवेटेड। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीकेंड पैथोजन, और एक्टिवेटेड पैथोजन। तो एक्टिवेटेड फॉर्म में क्यों देंगे भला पैथोजन को? एक्टिवेट करके थोड़ी ना देंगे, एटेन्यूएटेड फॉर्म में ही देंगे, तो इसलिए ऑप्शन 2, ठीक है। तो कई बार नहीं पता होने पर भी लॉजिक्स लगा के यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन। If this property is lost due to genetic abnormality and it attacks self cells, तो ये कौन सा डिसऑर्डर हुआ? हालांकि ऑटो इम्यून का एग्जैक्ट कॉज अभी भी नहीं पता, बट यही मानती है मेडिकल साइंस की कहीं ना कहीं जीन्स में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होती होगी जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल्स को अपना दुश्मन मानने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 साल रिपीट हुआ, ये 2015 में भी था, 2007 में भी था। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज
इन अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह से बनाए कि अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन में एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी हुई है, कुछ तो है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज नहीं बन रही, तो आप क्या टेस्ट करोगे, कहाँ बनती है एंटीबॉडीज, ब्लड में। ध्यान है, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। तो अभी बताया था प्लाज्मा को सीरम भी कहते हैं, अब 2 में दिया है सीरम, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अब सीरम जो है उसमें ग्लोब्यूलिन भी है और एल्ब्यूमिन भी है, तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो ग्लोब्यूलिन ही तो होती हैं, दैट्स वाई द आंसर इज सीरम ग्लोब्यूलिन। आप उसमें सीरम ग्लोब्यूलिन टेस्ट करोगे, अगर ये कम आ रहा है इसका मतलब एंटीबॉडीज डेफिशिएंट हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? मिल्क में कौन होती हैं? IgA। 4 तरह की एंटीबॉडीज पता है ना आपको, गमदे, GAMDE, जिसमें से M जो है इसको बोलते हैं मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है, सबसे हैवी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। ये मिल्क में हो गई, ये प्लेसेंटा से मिलती हैं, ये एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो कौन सी एंटीबॉडीज फाइट करती हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस समय पर बनती हैं, IgE, ठीक है। डी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, बाकी सबके बारे में एक एक पॉइंट बता दिया। ग्राफ्टेड किडनी रिजेक्ट क्यों होगी, अभी बताया था, CMI ये रहा। चलिए, ये हो गए आपके इम्यूनिटी के क्वेश्चंस, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, कुछ रह तो नहीं गया इम्यूनिटी में। एलर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई, क्या बात है। एलर्जी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। एलर्जी का मतलब एग्जैग्रीगेटेड रिस्पॉन्स, हाइपर रिस्पॉन्स, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ भी कह दिया, ज़रा सा हल्का सा भी कह दिया आंसू निकल पड़ते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव है तो कोई एक डस्ट भी उसकी बॉडी में गई, पॉलन्स भी उसकी बॉडी में गए तो तुरंत इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर देता है, तो उसी को आप कहते हैं एलर्जी। सिम्टम्स देखो यहाँ पे लिखा है कि एलर्जी में IgE टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर यानी एनिमल की स्किन के जो शेड ऑफ वगैरह होते हैं उनसे एलर्जीज हो सकती है। स्नीजिंग होगी, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो जाती है अस्थमा में, है ना। या स्किन एलर्जी है तो रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है स्किन पे। कौन से 2 केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन सी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, मास्ट सेल्स, पढ़ रखा है सब कुछ हमने, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। इसीलिए जब एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट को एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। एड्रीनालिन भी दिया जाता है, ये भी बच्चों हिस्टामिन, मतलब ये भी एक तरह से एलर्जिक सिम्टम्स को कम करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं लेने चाहिए कभी भी। एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट लेते वक्त जब भी आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लोगे स्टेरॉइड्स ही देते हैं, फिर स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट भी शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना चाहिए उन्हें। कोशिश करना चाहिए कि हम उन एलर्जन से खुद को सेफ रखें, उनके कॉन्टैक्ट में ना रहें। अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, नॉट द इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, ठीक है। हो गए क्या सारे क्वेश्चन। यहाँ पे इस पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा थाइमस ग्लैंड के बारे में बताया, प्लीज पढ़ लेना। थाइमस ग्लैंड के बारे में बताया, वैसे तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है। लोब्ड ग्लैंड है, बायलोब्ड होती है, कहाँ होती है, हार्ट के पास, नियर द हार्ट, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के नीचे होती है ना। बर्थ के टाइम पर बड़ी होती है बट एज बढ़ने के साथ कम होती जाती है, इसीलिए ओल्ड एज में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्लियर। थोड़ा सा स्प्लीन के बारे में बताया, बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसमें लिम्फोसाइट्स तो हैं ही, प्लस इसमें फेगोसाइट्स भी हैं। स्प्लीन तो वही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है, ब्लड बैंक भी है, आरबीसीज को भी स्टोर करता है, ना सिर्फ लिम्फोसाइट को। एंड फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, ब्लड बैंक है ये हमारा। लिम्फ नोड्स के बारे में भी दिया है। लिम्फ नोड्स छोटी छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, पूरी बॉडी में लोकेटेड हैं, ये भी टाइमली ट्रैप करती रहती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और हमारे को इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, ठीक है। लंबा चैप्टर है भाई, इतना टाइम हो गया, ओके, बट ख़त्म तो करना ही है ना, ऑप्शन तो है ही नहीं, वरना अगर टाइम होता तो फिर मैं बोलती कि इसका आधा पार्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट ऐसा है नहीं, है ना। चलो थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, लेट्स कंप्लीट इट। चलिए देखें क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है 8th टॉपिक से। In which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny viruses? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो हम जब एड्स का HIV का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि एड्स जो HIV है वो अपना रेप्लिकेशन करने के लिए पहले मैक्रोफेजेस को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? मैक्रोफेजेस को यूज़ करते हैं। मैक्रोफेजेस जो हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
और फिर बाद में जब इनका नंबर एक सफिशिएंट नंबर तक पहुंच जाता है तो फिर दे विल अटैक ऑन हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। पर ध्यान रखना कि जो हेल्पर टी सेल्स पर जब ये अटैक करते हैं ना बच्चों, तो हेल्पर टी सेल्स में भी वो अपने इस मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू रखते हैं, यानी ये ना सिर्फ मैक्रोफेजेस में बल्कि हेल्पर टी सेल्स में भी अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपसे पूछा है HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हुए थे कि मैम मैक्रोफेजेस तो दिया ही नहीं था ऑप्शन में। वो तो अच्छी बात है कि दिया नहीं था, वरना हो सकता है आप मैक्रोफेजेस टिक करके आ जाते। तो यहाँ पर TH सेल्स दिया है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैक्रोफेजेस भी दिया होता तो क्वेश्चन में देखो लिखा है विच ब्लड सेल्स, तो मैक्रोफेजेस ब्लड सेल्स थोड़ी ना है। ब्लड सेल्स कौन है? टी लिम्फोसाइट, उन्हीं का टाइप है हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो आपको ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपसे पूछा है कि इन्फेक्शन मतलब सिम्टम आने से पहले वो किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैक्रोफेजेस में, और इस तरह की कुछ हिंट क्वेश्चन में दे रखी है, तो फिर आपका आंसर होगा टी लिम्फोसाइट, या उसमें भी स्पेसिफिकली पूछें तो हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। ये लाइन एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइन लिखी हुई है कि द कहाँ गया, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस, पहले तो यहाँ पर रेप्लिकेट किया इन्होंने, ठीक है। देन HIV एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट, रेप्लिकेट्स, यहाँ पर भी रेप्लिकेट किया है, एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। फिर ये जो प्रोजेनी वायरस है इन्होंने हेल्पर टी सेल्स पर ही अटैक करा, जिसकी वजह से उनका नंबर डिक्रीज करता गया। प्रोग्रेसिव डिक्रीज की वजह से पेशेंट विल सफर विद सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंपल, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे? बहुत ही जनरल सिम्टम आते हैं एड्स के पेशेंट में, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें ऐसी भी कोई डिजीज हुई होगी। बार बार फीवर होता है, तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं, डायरिया रहने लगता है, वेट लॉस रहने लगता है। बट प्लीज़ ये सारे सिम्टम बहुत कॉमन है बच्चों, उनको देखकर ये मत समझ लेना, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम डिजीजेस पढ़ते हैं तो उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें खुद में ही नजर आने लगते हैं। मेडिकल में तो बहुत होता है ऐसा, ठीक है। तो वो फिर उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पेशेंट को कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, ऐसे इन्फेक्शंस जो नॉर्मली नहीं होते। जैसे एड्स के पेशेंट में TB इज़ वेरी कॉमन, माइकोबैक्टीरियम से TB होता है और लेप्रेसी होता है। बट अगेन वही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हर TB के पेशेंट को एड्स है। हाँ, एड्स के पेशेंट में TB का इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मा, आपने पूरी NCERT में कहीं नहीं पढ़ा बट यहाँ दे रखा है, ये भी एक पैथोजन है। टॉक्सोप्लाज्मा के भी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो इसका आंसर हो गया। आगे करें, नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV। HIV के लिए आपको करेक्ट बताना है। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase। अब अगेन आपकी NCERT में HIV का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा बच्चों, लेकिन मैं ये हमेशा आप लोगों को पढ़ाती हूँ कि आपको इतनी सी बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि HIV का जो वायरस है, HIV का जो वायरस है, नॉर्मली आप वायरस में क्या बोलते हो? एक प्रोटीन कोड बोलते हो और अंदर जेनेटिक मटेरियल बोलते हो। बट HIV के वायरस में प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी एक एनवेलप और होता है, इसलिए HIV को एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। प्रोटीन कोड तो सबके ही पास है, बट अगर इस प्रोटीन कोड के अलावा एक और एनवेलप हो तो ऐसे वायरसेस एनवेलप्ड वायरस कहलाते हैं। तो यस, HIV एक एनवेलप्ड वायरस है, इसमें बाहर की तरफ ग्लाइको प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो एंटीजेंस का काम करते हैं। एंड ये जो RNA आपको दिख रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है बच्चों, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट ये एक अकेला नहीं है, बल्कि इसकी 2 कॉपीज इसके पास होती है, आइडेंटिकल कॉपीज हैं। इसके साथ भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसके साथ भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ओके, ये बातें आपको HIV के स्ट्रक्चर में याद रखनी है, बाकी कुछ याद रखो चाहे मत रखो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है ना? नहीं, गलत है ना, क्योंकि ये बात तो सही है बट इन्होंने लिख दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। 1 नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। HIV enveloped है that contain 2 identical copies of single stranded RNA, that's why 2 reverse transcriptase, so this is the correct one। unenveloped HIV does not escape but attack the, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HIV that cause AIDS first start destroying, डिस्ट्रॉय कभी भी मैक्रोफेजेस को नहीं करता, ध्यान रखना। डिस्ट्रॉय वो सीधा हेल्पर टी सेल्स को ही करता है। अगेन इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया नहीं, इसमें भी मैक्रोफेजेस का नाम नहीं दिया है, बट अगर दिया भी होता तो भी यू हैव टू चूज हेल्पर टी सेल्स। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? ये भी तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है बच्चों।
जैसे ही HIV का इन्फेक्शन होता है कभी भी तब सिम्टम्स नहीं आते, इसका एक विंडो पीरियड होता है। वो विंडो पीरियड कितना होता है? देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। इसी को आप कहते हैं विंडो पीरियड। दैट इज यूजुअली कई बार तो कुछ मंथ्स का होता है, बट कई बार 5 से 10 साल तक पर्सन को पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी में HIV वायरस है। सोचो वो कितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से। इसीलिए आजकल कोई भी ब्लड से रिलेटेड प्रोसेस होता है मेडिकल में, या कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो जो ब्लड अपन डोनेट करते हैं ना, उन ब्लड पे पहले पूरे टेस्ट होते हैं। तब तो नहीं कर सकते हर पर्सन का टेस्ट जो ब्लड देने आया है, बट जितने भी लोग ब्लड देते हैं उन ब्लड में प्रॉपर टेस्ट होते हैं। जो ऐसी डिजीजेज हैं जो ब्लड के थ्रू फैल सकती हैं, अगर वो कोई भी पैथोजन उसमें नहीं है तो ही उस ब्लड सैंपल को, उस ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसीलिए कई बार होता है कि जल्दीबाजी में एक पर्सन का ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया, इमरजेंसी थी, और बाई चांस उस पर्सन में सिम्टम तो नहीं थे बट उसमें HIV वायरस था, तो वो दूसरे के में चला जाएगा। बट आजकल इसीलिए इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, प्रॉपर टेस्ट वगैरह करने के बाद ही खून चढ़ाया जाता है। ठीक है, डन है क्या? चलिए तो नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें क्या पूछा है आपसे? एट विच स्टेज शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? विद इन 15 डेज? नहीं। व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर इनटू होस्ट सेल, HIV एक रेट्रोवायरस है, होस्ट सेल यानी वो मैक्रोफेजेस में भी तो जा सकता है, इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। When HIV damage large number of helper T cells, yes, सिम्टम कब आने शुरू होते हैं? जब T cells का रिडक्शन होने लगता है। When the viral DNA is produced by reverse transcriptase, नहीं, ये वाला लाइफ साइकिल भी देख कर जाना आप। इसमें ये रेट्रोवायरस कौन है? HIV ने अटैक किया हमारी सेल पर। आपको पता है वायरस पूरा अंदर नहीं जाता, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजता है। तो पहले तो इसने अपने RNA को अंदर भेज दिया, फिर RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी साथ में भेजा था, फिर इससे एक डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। दिस इज वायरल DNA, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। अब ये DNA हमारे होस्ट के न्यूक्लियस के DNA में जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, मान लो ये रहा, और फिर ये वो सारे काम करेगा जो हमारा DNA करता है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, और नए वायरसेस बनाएगा, न्यू प्रोजेनी वायरस। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लिखा है इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वाइल वायरसेज आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। जब मैक्रोफेजेस में मल्टीप्लाई करता है तो वो इनको डैमेज नहीं करता, चुपचाप इनमें से निकल जाता है, क्योंकि अगर शुरू में ये मैक्रोफेजेस को डैमेज करने लगा तो इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा मैक्रोफेजेस पे अटैक हुआ है, तो उसे चुपचाप मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 2010 में क्या आया है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स? करेक्ट बताना है बच्चों आपको। द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड। बिल्कुल गलत, ये एक मिसकंसेप्शन था पहले सोसाइटीज़ में, कि क्योंकि हम कहते हैं भाई HIV बॉडी के हर फ्लूइड में है, ना सिर्फ ब्लड में है, सलाइवा में भी है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में भी है, तो सेक्सुअली स्प्रेड होगा। पर ब्लड और सलाइवा से कभी भी डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता बच्चों। अगर किसी पर्सन के को HIV है, एड्स है, उसके ब्लड में वो पैथोजन है, तो जब तक आपका ब्लड उसके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता ना, तब तक आपकी बॉडी में HIV नहीं एंटर कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई डॉक्टर HIV पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करेंगे। बट अगर उनको ट्रीट कर रहे हैं तो बस इतना सा प्रिकॉशन रखना है कि आपके किसी हाथ पे कोई कट नहीं लगाओ। इसलिए HIV पेशेंट को ट्रीट करते वक्त डबल ग्लव्स पहन लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में वो ब्लड आया है तो कभी भी स्किन के थ्रू HIV एंटर नहीं करेगा। स्किन पे कट लगा हुआ है यानी ब्लड एक्सपोज है तो तुरंत एंटर कर जाएगा और आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सलाइवा में होता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन हो गया लोगों को कि यार उसके साथ हम खाना खाएंगे, उसके पानी वानी जो भी पिएंगे तो सलाइवा के थ्रू हमारे में आ जाएगा। नहीं, अगर सलाइवा टू सलाइवा है यानी उसका सलाइवा आपके सलाइवा के कांटेक्ट में आ रहा है तो GIT में गया ना HIV, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर जैसे डेंटिस्ट इलाज कर रहे हैं किसी पेशेंट का और बाई चांस उसे HIV और उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ और उनके हाथ में कट लगा हुआ है और सलाइवा में HIV है और वो ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तो फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। यानी आप समझ रहे हैं बात कि वो दो ही तरह से स्प्रेड होता है, एक तो सेक्सुअली स्प्रेड होता है और दूसरा जो पेशेंट के फ्लूइड्स हैं वो हेल्दी पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं तो ही ये जाएगा, वरना इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डू रिमेंबर ना कि HIV फूड मतलब ईटिंग फूड या किसिंग वगैरह इनसे स्प्रेड नहीं होता। ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। गलत, दे आर मोस्ट ससेप्टेबल। स्पेशली वो ड्रग एडिक्ट जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू जब ड्रग्स लेते हैं, 5-6 लोग एक साथ एक इंजेक्शन में ड्रग लोड करके थोड़ी थोड़ी डोज ले लेते हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी HIV हुआ तो निडल ब्लड के कॉन्टैक्ट में जाएगी, दूसरे के ब्लड के कॉन्टैक्ट में जाकर उसे भी एड्स कर देगी।
एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, कभी नहीं। यस, एड्स पर्सन की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। आजकल हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं, यहाँ पर लिखा है उनको ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। दिया है क्या तुम्हारी बुक में, नाम नहीं दिया क्या? ट्रीटमेंट ऑफ ये रहा, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ART। ये वाला ART नहीं है, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को भी ART कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ART पार्शियली इफेक्टिव है, ये पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, बट डेथ को नहीं रोका जा सकता। जब इम्यूनिटी बहुत सीवियरली डेफिशिएंट हो जाएगी तो डेथ इज इनएविटेबल, होगी ही होगी, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए कहते हैं कि एड्स एक तरह से कैंसर की तरह, बस इसमें सिम्टम थोड़े से कैंसर जितने सीवियर नहीं होते। कैंसर में भी डेथ होती है और इसमें भी होती है। कैंसर में फिर वो अलग अलग है, डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पर है। अर्ली स्टेज पर आजकल कई सारे मेथड्स हैं जिनसे कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। The causative HIV retrovirus enter helper T lymphocyte, thus reducing their number। तो करेक्ट मुझे एक ही मिला, दैट इज ऑप्शन 4। क्लियर। ये देखो एड्स पर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आए हैं क्वेश्चंस, तुमने देखा जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एड्स के लिए डायग्नोस्टिक में ELISA और PCR दोनों याद रखना। एड्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंबल है रेड रिबन, है ना। शायद 1 दिसंबर इज द वर्ल्ड एड्स डे। अब तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, पहले एम्स वगैरह में पूछ लेते थे। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डिजीज पर, दैट इज कैंसर। इट इज द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। कैंसर के बहुत सारे रीजंस हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ ही बताऊंगी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस? नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशंस। ये बोल रहा है कि आपको ये तो पता है कि कैंसर का एक बहुत कॉमन कॉज है म्यूटेशंस, है ना। तो आपको नॉट ट्रू बताना है इसमें से। देखो, म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, सही बात है ना। अगर म्यूटेशंस ने हमारे सेल कंट्रोल यानी सेल का जो डिवाइडिंग मैकेनिज्म है उसको इनएक्टिवेट कर दिया, तभी तो हमें कैंसर होगा, तो ये तो सही है। म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, ये कहाँ पढ़ा हमने, ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्योंकि इस पे 2-3 बार लास्ट 10 सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए जब भी मैं तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ाती हूँ तब टेलोमियर्स के बारे में बताती हूँ सेल चैप्टर में। समझ लो अगर नहीं पढ़ रखा तुमने। जो हमारी सेल में क्रोमोजोम्स होते हैं बच्चों, तो क्रोमोजोम के जो एंड पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स को कहते हैं टेलोमियर। यूँ समझ लो, टेलोमियर क्रोमोजोम्स की टोपी हैं, स्पेशल सीक्वेंस हैं, क्रोमोजोम्स की टोपियां हैं। ये टोपियां क्या करती हैं, दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं और क्रोमोजोम्स को आपस में फ्यूज होने से रोकती हैं, क्योंकि अगर क्रोमोजोम आपस में फ्यूज हो गए तो सेल की एजिंग हो जाएगी और सेल विल डाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इन टेलोमियर्स की प्रेजेंस। अब ये टेलोमियर जो है ना, इनको इन स्पेशल सीक्वेंसेस को बनाने के लिए एक एंजाइम होता है हमारी सेल्स में, दैट इज टेलोमेरेज एंजाइम। जब तक ये टेलोमेरेज एंजाइम हाईली फंक्शनल रहता है तब तक टेलोमियर्स आराम से बनते रहते हैं, यहाँ पर लगे रहते हैं, मेंटेन्ड रहते हैं और क्रोमोसोम्स का फ्यूजन नहीं होने देते, तो सेल की डेथ नहीं होती। और लेकिन हमारी बॉडी में सेल्स धीरे धीरे खत्म भी तो होती हैं, तो जब नेचर को लगता है कि ठीक है यार अब इन सेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो टेलोमियर्स की एक्टिविटी डाउन कर देती है नेचर। बात समझ रहे हो ना आप। अगर टेलोमियर्स की हाई एक्टिविटी रहेगी तो सेल यंग रहेगी, डिवाइड करती रहेगी, उसकी डेथ नहीं होगी। बट अगर टेलोमेरेज की एक्टिविटी लो हो गई तो सेल की एजिंग हो जाएगी और फिर डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेलोमेरेज की लो एक्टिविटी से टेलोमियर्स हट जाएंगे, वो सीक्वेंसेस खत्म हो जाएंगी, क्रोमोसोम्स का फ्यूजन हो जाएगा, एजिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें चाहिए हमारी बॉडी को। जब यंग सेल्स हैं उनमें टेलोमेरेज की हाई एक्टिविटी भी चाहिए, बट जो ओल्ड सेल्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए टेलोमेरेज की लो एक्टिविटी भी चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, कैंसर का टेलोमेरेज से क्या रिलेशन है। जो कैंसर सेल्स होती है ना बच्चों, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनमें हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी देखी गई है। क्या देखा गया है? हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी देखी गई है। उनमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो गए हैं जिसकी वजह से टेलोमेरेज हमेशा हाईली फंक्शनल रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैंसर सेल्स यंग रहती है, डिवाइड करती रहती हैं, कभी रुकती ही नहीं है। तो ये तो हार्मफुल है हमारे लिए, और इसीलिए ये क्या रहती है, हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी की वजह से हमेशा यंग रहती हैं एंड मल्टीप्लाई करती रहती है, कभी मरती ही नहीं है। आप कितना भी कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश करो, थोड़ी भी सेल्स अगर बॉडी में रह गई हैं तो वो फिर कैंसर कर देंगी, है ना। तो कैंसर सेल्स में क्या म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से टेलोमेरेज एक्टिविटी, काश ऐसा होता कि अब हाँ, इसीलिए मेडिकल साइंस ने क्या किया, टेलोमेरेज इनहिबिटर्स बनाए। अगर कैंसर सेल्स में उन टेलोमेरेज इनहिबिटर्स को पहुंचा दिया जाए तो वो टेलोमेरेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे बताओ, टेलोमेरेज की एक्टिविटी को डाउन कर देंगे,
टेलोमियर्स खत्म हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स का फ्यूजन हो जाएगा एंड कैंसर सेल्स विल डाई। तो आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में टेलोमरेज इनहिबिटर्स को भी यूज़ किया जाता है, प्लीज़ लिख लेना ये लाइन, कैंसर के ट्रीटमेंट में लिख लेना टेलोमरेज इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स की कैटेगरी है, दवाइयों की कैटेगरी है, ठीक है। सो अब तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये कह रहा है म्यूटेशंस इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज को, हम कैंसर सेल्स के म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो म्यूटेशन इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज को, गलत। अगर कैंसर सेल का म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन टेलोमरेज को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ना कि रोकता है, ठीक है। म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सीलरेट द सेल साइकिल, प्रोटोऑन्कोजीन वही हमारे जीन्स, अगर इनमें म्यूटेशन हो गया और ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए तो सेल साइकिल तेजी से बढ़ जाता है और अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगती हैं सेल्स। और आप ये बात समझ रहे हो, यहाँ पे आप कहोगे मैम अच्छी बात है ना, सेल्स यंग रह रही हैं, लॉन्ग टाइम तक मल्टीप्लाई कर रही हैं, फिर क्यों कैंसर बुरा है? क्योंकि ये इतना मल्टीप्लाई कर रही हैं कि ये मैच्योर ही नहीं हो पा रही हैं बच्चों, ये कोई काम ही नहीं कर रही हैं, ऊपर से हमारी बॉडी का इतना सारा न्यूट्रिशन डिराइव कर रही हैं, एटीपीज की ज़रूरत है डिवीजन के लिए, तो कि जो नॉर्मल मैच्योर सेल्स हैं उस ऑर्गन की, उनको भी खाना नहीं मिलता, वो भूख से मरने लगती हैं, तो हमारा ऑल ओवर जो ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर्स, नहीं, टेलोमरेज इनहिबिटर्स तो वो दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं कैंसर में, अगर म्यूटेशन से टेलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाते तो टेलोमरेज इनहिबिटर तो आप ये समझ लो एक तरह से ड्रग्स हैं, तो ये तो गलत हो गया कि म्यूटेशन इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। सुनो एक चीज़ और सुनो, वैसे तो ये ड्रग्स हैं, टेलोमरेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं, लेकिन बच्चों कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट रुको, चलो डिस्कस करते हैं, हमें निकल जाएगा आंसर। अगर हम यूँ माने कि मान लो हमारी बॉडी में भी, जब मैं कह रही हूँ कि लो टेलोमरेज एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो लो एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही होगी? टेलोमरेज इनहिबिटर्स की वजह से हो रही होगी ना। तो टेलोमरेज इनहिबिटर्स अगर एक्टिवेटेड रहते तो टेलोमरेज की एक्टिविटी डाउन हो जाती, सेल की एजिंग हो जाती और डेथ हो जाती, है ना। कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं हो रहा, यानी कैंसर सेल्स ने क्या किया है, जो म्यूटेशंस हैं, ये सही है ये बात, यानी कैंसर सेल्स के म्यूटेशन ने जो ओरिजिनल टेलोमरेज इनहिबिटर्स है ना हमारे अंदर, जो ये सब मैकेनिज्म करवाते, नेचुरली करवाते, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी कारण तो कैंसर सेल्स में हाई टेलोमरेज एक्टिविटी है और वो एजिंग एंड डाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये भी सही है, मैंने बिल्कुल इसको मेडिसिन की तरह सोच लिया, दैट्स वाई, क्लियर। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 2। डन है क्या? कंफ्यूजिंग है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आई एग्री, बट आपको इसको लिख लिख के एक बार समझना पड़ेगा कि टेलोमरेज क्या है, टेलोमियर क्या है, कौन किसकी एजिंग से रिलेटेड है, हाई टेलोमरेज लो टेलोमरेज क्या है। एक बार समझ लोगे फिर खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना, बाई चांस रिपीट हो तो क्वेश्चन। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, which is not a property of cancerous cell, बच्चों not a property of cancerous cell, whereas the remaining 3 are। ये सही किया ना हमने, इसमें पूछा था not true for mutations, हाँ तो not true में यही था, ठीक है ओके चलो। so which is not a property of cancer cells, not a property में बता दो भाई। they compete with normal cells for vital nutrients, अभी बताया है। they do not remain confined in the area of formation, ज़्यादातर अगर हम मैलिग्नेंट कैंसर की बात करें, एक तो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्ड जनरली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यस, वो अपनी जगह पर नहीं रहते बल्कि दूसरे एरियाज में स्प्रेड कर जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। कैंसर की मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टेसिस, ठीक है। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, यस। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते वक्त बताया है कि इस चीज़ में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि अगर ये एक सेल डिवाइड कर रही है और इससे लगातार नई सेल्स बन रही हैं बच्चों, तो जैसे जैसे ये सेल न्यू सेल्स के कॉन्टैक्ट में आती है ना, तो जब ये बहुत सारी सेल्स से सराउंड हो जाती है तो ये अपने आप सेल डिवीजन करना रोक देती है, समझ जाती है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स बन गए, अब मैं डिवीजन रोक दूं। अब कोई दूसरी सेल करती है, फिर उसके भी सराउंडिंग जब काफ़ी सेल्स बन जाती हैं वो भी डिवीजन करना रोक देती है। तो जनरली सेल्स के पास खुद ही ये समझ होती है जीन्स की वजह से कि वो इनहिबिट कर देती हैं सेल डिवीजन को व्हेन दे आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ मेनी सेल्स। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स, और कैंसर सेल्स में म्यूटेशंस की वजह से दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। इस वजह से वो डिवाइड करना रोकती ही नहीं है, डिवाइड करती रहती है और ट्यूमर बन जाता है, ठीक है।
सारे जीन्स म्यूटेशंस, उनसे टेलोमेरेज इनिबिटर खत्म हो रहे हैं, टेलोमेरेज की एक्टिविटी हाई हो रही है, प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट हो रहे हैं, ये आपने देखा कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो रही है, सब जीन में होने वाले म्यूटेशंस के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और वो जीन म्यूटेशन क्यों होते हैं? वो होते हैं कार्सिनोजेंस की वजह से। वो कार्सिनोजन फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे आगे। बता दूं क्या यहीं पर? पता नहीं इस पे क्वेश्चन आया है या नहीं। कॉजेज ऑफ कैंसर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स यानी फिजिकल एजेंट्स में क्या आएंगे? फिजिकल एजेंट्स में आ गए आपके चारों तरफ के रेडिएशन, जिसमें से आयोनाइजिंग रेडिएशन में हो गया एक्सरे एंड गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हो गया यूवी रेज। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नियोप्लास्टिक, ये नियोप्लास्टिक वर्ड भी है। नियोप्लाज्म भी कैंसर को कहते हैं बच्चों, मैलिग्नेंट कैंसर को नियोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये जहां पर भी नई जगह पर जाता है वहां पर फिर नए ट्यूमर्स बना देता है, दैट्स वाई नियोप्लास्टिक। क्लियर। केमिकल कार्सिनोजेंस में मोस्ट कॉमन टबैको आपको पता है ना, और बाकी कई सारे तरह के फैक्ट्रीज में काम करने वाले कई सारे स्मोक्स वगैरह भी होते हैं। देन और बायोलॉजिकल भी है क्या? कोई ऐसा पैथोजन भी है क्या जिससे कैंसर होता हो? वैसे ये बहुत रेयर टाइप ऑफ कैंसर है, बट यस कुछ वायरस ऐसे हैं बच्चों जिनके अटैक से हमारी बॉडी में सेल्स में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी वो सेल्स में इनिबिशन चला जाता है एंड दे स्टार्ट टू डिवाइड। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ऑन्को वर्ड आए तो समझ जाना प्लीज। आप लोग वायरल ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स को मिक्स मत करना। प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारी खुद की सेल्स में बैठे हैं, इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, जिनको आप सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स भी कह सकते हो। और वायरल ऑन्कोजीन वायरस में बैठे हुए हैं, वायरस के पास सेल नहीं है तो आप उसको सेल्यूलर क्यों बोलोगे, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया क्या? विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? विच इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? इसमें सेफेस्ट क्या भाई? MRI, एक्सरे, CT स्कैन या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज? ये कैसा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने? सारे टेस्ट जरूरी हैं कैंसर के लिए। सेफेस्ट की बात करो जिसमें बिल्कुल रेडिएशन यूज नहीं हो रहे, तो दिस इज बायोप्सी। जो तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सी लग रही है बच्चों, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, तब इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते थे। मुझे तो ध्यान नहीं है ऐसा कुछ NCERT में लिखा है कि भाई ये सेफेस्ट है। इन टेक्निक लाइक बार देख लो। फिर भी ये भी पूछते कि एक्यूरेटली कौन डिटेक्ट कर रहा है, तो उसमें हम MRI का नाम बोल देते है ना। अब ये सेफेस्ट की तो क्या ही डेफिनेशन है बच्चों, बल्कि सबके अलग अलग इंडिकेशन है कि कौन सा टेस्ट कब यूज़ होता है। बस ये है कि बायोप्सी में कोई रेडिएशन यूज़ नहीं हो रहा तो शायद बायोप्सी सेफेस्ट हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसको कर देते हैं टिक। नेक्स्ट, लो भाई, अगेन कैंसर भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम पढ़ते हैं, बट उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, क्योंकि ज़्यादातर जब इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना होता है तो एक क्वेश्चन तो डिजीजेस से आता है, मैच द कॉलम टाइप, एक क्वेश्चन इम्यूनिटी से डेफिनेटली आता है, एक क्वेश्चन ड्रग अब्यूज से आता है, तो 3 क्वेश्चन ही आते हैं, वो जनरली हो जाते हैं। फिर भी अगर कभी कभार ड्रग अब्यूज की जगह एड्स या कैंसर से उठा के डालना है तो डाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस एक बार फटाफट ऊपर से रिवाइज करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये रहा मेटास्टेसिस, कॉजेज हो गए, डिटेक्शन के मेथड्स हो गए सारे, अभी हमने नाम देख ही लिए उनके। हाँ, डिटेक्शन में एक न्यूअर टेक्निक ध्यान रखना, दैट इज जैसे हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कह रहे थे ना, वो एड्स में भी पॉसिबल है बच्चों, वही सेम कि आप अर्ली स्टेज पर एड्स का डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, या तो रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस के थ्रू आप ट्यूमर सेल्स को मारो, सोचो रेडिएशन से कैंसर होता भी है और रेडिएशन से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। या फिर कीमोथेरेपी, आप सबने सुन रखा होगा, इसमें कुछ टॉक्सिन टाइप के ड्रग्स, मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, ड्रिप्स वगैरह से चढ़ाए जाते हैं और वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं। बट कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये केमिकल्स ना सिर्फ कैंसर सेल्स को बल्कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में हेयर लॉस इज वेरी कॉमन। RBCs तक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बच्चों, दैट्स वाई एनीमिया भी इज वेरी कॉमन, ठीक है। बहुत ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं, हेयर लॉस, एनीमिया, बहुत एड्स के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट को बहुत दिक्कत आती है इस तरह के ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। एंड लास्ट है सर्जरी, सर्जरी से उस अफेक्टेड पार्ट को हटाना। तो 3 तो ये हो गए। एक जो रीसेंट थेरेपी है शुरू में बताई थी, इम्यूनोथेरेपी, लो मैंने उल्टा बोल दिया था, मुझे लग ही रहा था। इम्यूनोथेरेपी मैंने बोल दिया था अल्फा और गामा इंटरफेरॉन को गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर अल्फा इंटरफेरॉन है, तो कोई ट्रिक बना लेना, मैडम से गड़बड़ हो गई तो तुमसे तो हो ही सकती है, ठीक है। तो इम्यूनोथेरेपी इसको कहते हैं बच्चों, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या देते हैं? इम्यूनोथेरेपी में मैंने आपको कहा था इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शन देते हैं। कौन से इंटरफेरॉन? अल्फा इंटरफेरॉन यहाँ पर है, ठीक है।
ये अल्फा इंटरफेरॉन किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं कि तुम कैंसर सेल्स को पहचान के उन्हें मार दो। तो क्या मैं इनको BIRM बोल सकती हूँ, बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, BIRM। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये सीधा कैंसर सेल्स को ही ढूंढ ढूंढ के मारने लगेंगे। अब ये इंटरफेरॉन्स हैं, इंडिया में अवेलेबल है, बट वही अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कैंसर के ट्रीटमेंट की। लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। यहाँ से भी मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत थ्योरेटिकल लंबा टॉपिक है, पूरा नहीं बताऊंगी। ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आते हैं 3 तरह के ड्रग्स पर, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कोकेन, कोकेन किससे मिलता है बच्चों हमें, कोकेन मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। ये एरिथ्रोजाइलम के साथ पेपेवर क्यों लिख दिया, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर भी देखो ये मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। कोकेन मिलेगा एरिथ्रोजाइलम कोका से। देन हेरोइन ओपियम से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, तो हेरोइन को इससे मैच कर दो। देन मॉर्फिन, अच्छा अब इसमें तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ हेरोइन और मॉर्फिन दोनों दे दिए ना, दोनों दे दिए हेरोइन और मॉर्फिन, तो हमें मैच करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि एक इफेक्टिव सेडेटिव भी दिया है सर्जरी में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम ओपियोइड्स की बात करें तो ओपियोइड से सबसे पहले निकालते हैं मॉर्फिन को। मॉर्फिन को तो मेडिकल इंडस्ट्री में एज सच डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, बट अगर इस मॉर्फिन का डायएसिटाइलेशन करें, इट इज़ अ वेरी गुड पेन किलर। जो हम नॉर्मली पेन किलर्स लेते हैं वो मॉर्फिन नहीं होती, वो तो एनसेड्स कुछ दूसरी दवाइयाँ होती हैं, बट जो बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे सर्जरीज के बाद होता है, कैंसर पेशेंट्स को होता है, तो तब डॉक्टर्स मॉर्फिन यूज़ करते हैं एज अ पेन किलर, ठीक है। सेडेटिव है ये, सेडेशन करता है यानी दर्द से राहत दिलाता है, पेशेंट को थोड़ा शांत करता है, सेडेशन यानी शांत करना, ओके। सो मॉर्फिन तो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, लेकिन अगर इस मॉर्फिन का डायएसिटाइलेशन कर दें बच्चों, तो फिर इससे बनता है हेरोइन, जो स्मैक के नाम से बाजार मार्केट में मिलता है, जो कि एक ड्रग की तरह मिसयूज होता है। ये वाइट ऑर्डरलेस बिटर होता है टेस्ट में, तो मुंह से नहीं लेते इसको, स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉर्फिन को तो मैच करोगे इफेक्टिव सेडेटिव से, और हेरोइन को मैच कर सकते हो आप इससे। मॉर्फिन को इससे भी कर सकते थे हम, बट वो आपने देख लिया रीजन क्या है। और मैरिजोना किससे मिलता है, कैनाबिनॉइड है, कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। तो एक का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है, वैसे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2023 में अगेन हेरोइन। अच्छा, अब यहाँ पर हेरोइन के लिए बोला है, हेरोइन इनमें से क्या करेगा, दोनों दिए हैं क्या, इसमें भी हेरोइन और मॉर्फिन दोनों दे दिए, तो वही चीज़ देख लो आप। पेन किलर भी दिया है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन भी दिया है। स्लो डाउन बॉडी फंक्शन यानी सेडेटिव। अब अगर सेडेटिव और पेन किलर दोनों ऑप्शन में हैं, तो फिर आप मॉर्फिन को किसमें, एम फॉर मॉर्फिन, एम फॉर मेडिकल, तो मेडिकल में जो यूज होता है वो मॉर्फिन एज अ पेन किलर। बाई चांस पेन किलर नहीं होता तो आप इसे सेडेटिव में भी रख सकते हैं, बट जो मेन सेडेटिव इफेक्ट है वो हेरोइन का होता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हेरोइन वगैरह लेते हैं, वो फिर सेडेटिव स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। कोकेन और मैरिजोना में अच्छे से पता है ना, ये दोनों चीज़ें बता रखी है मैंने तुम्हें। कोकेन जो है उसमें पेशेंट को एकदम यूफोरिक फील होता है, यूफोरिया यानी कोकेन लेकर उसको लगता है वो 7वें आसमान में पहुंच गया, उसको जो जो चाहिए था लाइफ में सब मिल गया, ऐसा फील होता है, होता नहीं है ना। तो जो कोकेन है बहुत कॉमनली यूज होता है, आपको पता है, मिस यूज होता है। तो कोकेन जो है ये कोका प्लांट से मिलता है, जो साउथ अमेरिका में बहुत कॉमनली ग्रो करा जाता है, और ये डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है बच्चों। डोपामीन हमें हैप्पी हार्मोन है, हमारा हैप्पीनेस फील कराता है। तो ये हार्मोन, ये कोकेन क्या करता है ना, डोपामीन के रीअपटेक को रोक देता है। तो डोपामाइन रिलीज तो हो रहा है, बट वो खत्म नहीं हो रहा, तो डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई बॉडी में, तो पेशेंट को कैसा फील होता है, इट विल एक्ट ऑन CNS एंड सेंस ऑफ यूफोरिया, एक्सट्रीम वेलनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, इंक्रीज्ड एनर्जी, ओके। बट एक्सेसिव डोज में अगर कोई कोकेन ले ले तो फिर उसे हेल्यूसिनेशंस भी होने लगते हैं, भ्रम होने लगते हैं, जो चीज़ है नहीं वो दिखने लगती है, सुनाई देने लगती है, इनको हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ना सिर्फ कोकेन हेल्यूसिनेशंस करता है, बल्कि दतूरा एंड एक और प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, जिससे एट्रोपिन मिलता है, ये दोनों भी हेल्यूसिनोजेंस कहलाते हैं, इनसे भी हेल्यूसिनेशंस होते हैं, एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा, ठीक है, क्लियर। देन ये वो सोलेनेसी फैमिली है ना दतूरा की। देन
और ये रहे बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइजेपिन एंड अदर सिमिलर ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। ये बच्चों कुछ 3 नाम दिए हैं, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। ये तीनों मेडिकल साइंस में यूज होने वाली बहुत कॉमन ड्रग्स हैं। जनरली जिनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें ये यूज़ की जाती हैं, बट फिर उन लोगों को इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं नींद की दवाई लेते हैं कई लोग कि नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा टाइम तक, वरना फिर इन दवाइयों के बिना नींद ही नहीं आती है, ठीक है। एम्फेटामीन्स वगैरह ये सब, ओके। तो कोकेन को किससे मैच करूं? डोपामीन से। और मैरिजुआना क्या करता है पता है ना आपको? कैनाबिनॉइड्स। सब ड्रग जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं वो कैनाबिनॉइड्स, ये लाइन यहाँ लिखी होनी चाहिए थी कैनाबिनॉइड्स के साथ, देखो नया एडिशन है फिर भी लाइन शिफ्ट नहीं की। कैनाबिनॉइड्स जो हैं इसमें मैं आपको कैसे याद कराती हूँ, इसमें आता है भांग, है ना। होली पे लोग भांग क्यों पीते हैं? क्योंकि उसके बाद उन्हें बहुत एनर्जेटिक फील होता है, वो मतलब जितना चाहे डांस कर ले, जो भी कर लें, वॉटएवर, है ना। तो चलो भांग तो फिर भी ठीक है, एक लिमिटेड उसमें ली जाती है, बट इसके जो दूसरे ड्रग्स हैं जैसे कि कहाँ गए इनके नाम, वेयर इट इज, ये रहे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है। और इनको लेने के बाद भी वही सेम कि इनको लेने के बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस पे भी इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, ठीक है। और सीएनएस पर तो इफेक्ट डाल ही रहे हैं ये, है ना। ये भी ध्यान रखना बच्चों, इसमें एक और चीज़ थी कि जैसे भांग से याद रखना कि भांग को ओरली लिया जाता है, तो इन वाले ड्रग्स को भी इनहेलेशन या ओरली ले सकते हैं। हेरोइन को ओरली नहीं लेंगे क्योंकि हेरोइन कड़वा था ना, तो जनरली स्नॉटिंग यानी इनहेलेशन, सूंघ कर लेना या इंजेक्शन से लेते हैं। तो ऐसे तुम ट्रिक्स बना सकते हो जिससे तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएं। कैनाबिस सटाइवा के किस पार्ट से मिलेंगे? ये इनफ्लोरेसेंस से मिलेंगे, ओके। फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन, इन सब से मिलेंगे ये सारी चीज़ें। डन, चलिए। देन नेक्स्ट क्या है, और क्या है इसमें? कोक और क्रैक, इसका वो वाला नहीं मैं, ठीक है। तो देखो ए को किससे मैच करें? सेकंड से, ये रहा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्या है? ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, अभी बताया था, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट? पैपेवर सोमनिफेरम के 3 नाम है बच्चों, पैपेवर सोमनिफेरम ओपियम भी कहलाता है और पॉपी प्लांट भी कहलाता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम पैपेवर सोमनिफेरम। तो ये कह रहा है विच पार्ट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग। तो ध्यान रखना, इससे एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, दैट इज लेटेक्स, उसी से ये ड्रग बनाया जाता है। नहीं ध्यान रहता तो यहीं लिख लो जिससे रिवीजन के वक्त ध्यान रहे, ओके। और इसका क्या था? इसका था इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन। नेक्स्ट, which is the particular type of drug that is obtained from this plant whose one flowering branch is shown here। पूरा प्लांट नहीं है, दतूरा का डायग्राम था ना, ये किसका था? हाँ, दतूरा का डायग्राम है, तो दतूरा से आपको हेल्यूसिनोजन है ये एक तरह का, सो सिंपली ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज अ हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग? बताओ इनमें से कौन हेल्यूसिनेशंस करेगा बच्चों? अच्छा ये एक्चुअली नई एनसीईआरटी में से हट गया है, इसको एलएसडी बोलते हैं, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमाइन, इसका ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म है एलएसडी। ये पहले था एनसीईआरटी में, नई में से उसको आई डोंट नो क्यों हटा दिया है, बट इट इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनोजन, ठीक है। एलएसडी ये आया हुआ है नीट में, क्लियर। बाकी तो वैसे भी नहीं है, देखो कैफीन, मॉर्फिन, ओपियम, ओके, ऐसे भी कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। सिरोसिस ऑफ लिवर, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है, सो सिरोसिस कहते हैं लिवर के खराब होने को अल्कोहल की वजह से, ठीक है। जो टबैको ज़्यादा लेंगे स्मोकिंग वगैरह के थ्रू उनके लंग्स खराब होंगे, जो अल्कोहल ज़्यादा लेंगे उनमें मेनली लिवर खराब होगा। लो भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है 2012 में, ये मैंने तुम्हें कैसे याद करवाया हुआ है बच्चों? जो लंबा सा डायग्राम है वो लंबी स्पेलिंग वाले कैनाबिनॉइड्स का है, और जो ये वाला जो डायग्राम है ये है मॉर्फिन का। इसमें एक चेंज हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में दूसरा डायग्राम था, ये दिस इज द करेक्ट वन। और देखो इस क्वेश्चन में भी वो इनकरेक्ट वाला ही है, ये इनकरेक्ट डायग्राम है, न्यू एनसीईआरटी ने सही कर दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो ये डायग्राम नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये पुरानी एनसीईआरटी में था। सो दिस इज मॉर्फिन या हेरोइन, मॉर्फिन भी दिया है। तो कैनाबिस सटाइवा शोन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग देयर सोर्स। तो ये तो गलत हो गया, हेरोइन इससे थोड़ी ना मिलता है। ए मॉर्फिन है, पेपेवर से मिलता है, सेडेटिव एंड पेन किलर है। बी क्या है? बी कैनाबिनॉइड है, बट ये गलत है और ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन 4। डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आ गए लोग।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। करेक्ट बताना है तुमको। बार्बिचुरेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रुथ। यस, क्रिमिनल से ट्रुथ निकलवाने के लिए हम उन्हें ड्रग्स देते हैं, टेस्ट होता है ना, क्या कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको, नार्को टेस्ट, लेकिन उसमें बार्बिचुरेट नहीं दिया जाता बच्चों, वो दूसरे ही ड्रग्स होते हैं। मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। यस, तुम्हें नहीं भी पता था तुम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। च्यूइंग टबैको लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, टबैको च्यूइंग से, टबैको में निकोटीन होता है क्या, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निकोटीन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रीनालिन रिलीज होता है। तुमने पढ़ रखा है एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन दोनों हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। इसीलिए स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकर्स में हाई बीपी रहने लग जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट बन जाते हैं वो, ठीक है। और क्या होता है टबैको से, कैंसर तो हो ही सकता है, ना सिर्फ लंग्स का, अल्टीमेटली निकोटीन जाके यूरिनरी ब्लैडर में भी तो जमा होगा। धुआं लगातार गले में जा रहा है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा तो होगा ही, लंग वॉल, एल्वियोलर वॉल डैमेज होगी, और हार्ट डिजीजेज भी रहने लगेंगी, है ना। जो स्मोकिंग का जो धुआं है वो जब स्टमक में जाएगा तो उससे गैस्ट्रिक अल्सर्स भी होने लगते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, फिर भी लोग नहीं समझते, है ना। एंड इनफैक्ट ये भी ध्यान रखना है, स्मोकिंग के बारे में एक और चीज़ लिखी है कि स्मोकिंग में वो जो सिगरेट है वो धीरे धीरे जलती है, पार्शियली बर्न होती है। तो तुम सोचो पार्शियली बर्न से कौन सी गैस बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये धीरे धीरे ब्लड में जाएगी तो आपने पढ़ रखा है कि हीमोग्लोबिन का नेचर है कि अगर CO अवेलेबल है तो वो ऑक्सीजन को छोड़कर CO के साथ बाइंड हो जाता है। हालांकि बहुत सीवियर रिएक्शन नहीं हो रही है, बट जो लॉन्ग टाइम तक लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें बॉडी में CO भी जा रही है और वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उन पर्सन्स में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हमें उसके पास में भी नहीं बैठना, क्योंकि उस स्मोक में CO है, वो आपकी बॉडी में जाकर आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। आप स्मोकिंग कर ही नहीं रहे फिर भी आप पर साइड इफेक्ट आ गए, पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, क्लियर। तो बस ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर इसमें तो कोई ऐसा नहीं है बताया कि एडोलेसेंस में ड्रग अब्यूज़ का क्या रिलेशन है, कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट हमने पढ़ रखा है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है। यहाँ पे पहले 2 डेफिनेशन दी है तुम्हें, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस दिया है क्या, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। शुरू में उस चीज़ की आदत पड़ना, एडिक्शन, और इतना डिपेंड हो जाना कि उसके बिना काम ही ना चले, डिपेंडेंस। और अगर डिपेंडेंस स्टेज आ गई है तो अगर वो पर्सन उस ड्रग को नहीं लेगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, तो उसके बॉडी में क्या होने लगेगा देखना, एंजाइटी, शेकीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग। उसको लगेगा कि मैंने अगर ये नहीं लिया तो आई कैन डाई। उसी को कहते हैं बच्चों विड्रॉल सिंड्रोम। फिर उनको जो वो कौन से होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स, वहाँ पे भेजना पड़ता है और वहाँ पर जाके उनकी वो आदतें छुड़वानी पड़ती हैं, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हैं, कॉमन है, वही सब बता दिया मैंने तुमको, है ना। ड्रग लेने वालों में एड्स एंड हेपेटाइटिस दोनों का खतरा ज़्यादा रहता है। अल्कोहल में सिरोसिस बता दिया। हाँ, ये भी एक पैराग्राफ है जो मैं जनरली बच्चों को एज एन इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाती हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लास्ट चीज़ है कि जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं वो कैनाबिनॉइड्स तो लेते ही हैं, प्लस कई स्पोर्ट पर्सन्स जिनको जैसे कुश्ती वगैरह ये होता है ना, रेसलिंग वगैरह के जो होते हैं जिनमें पेन का एहसास ना हो उनको, तो वो ना नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स लेने लगते हैं। एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर, नार्कोटिक यानी मॉर्फिन टाइप के जो पेन किलर्स हैं, जो हैवी डोज हैं, वो लेने लगते हैं। या कई अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है कि वो एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है, वो लेने लगते हैं। कुछ डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा दें, उसका रीज़न होता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंड और भी कई तरह के ड्रग्स वो लेते हैं। तो अगर कोई स्पोर्ट पर्सन कॉमनली इस तरह के ड्रग्स को ले रहे हैं तो मेल फीमेल स्पोर्ट पर्सन्स में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं वो तुम्हें ध्यान रखना है। मेल में आते हैं क्या क्या, देखो उल्टा हो जाता है यहाँ पे, जो मेल्स हैं उनमें थोड़े बहुत फीमेल के फीचर्स आने लगते हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, है ना, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, प्री मेच्योर बाल्डनेस, वैसे तो आजकल नॉर्मली भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्टेरिलिटी तक हो सकती है, ओके। किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन तक देखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रग्स कहाँ जाएंगे, कौन डिटॉक्सीफाई करेगा उन्हें, लिवर और किडनी, ठीक है। इसी तरह अगर हम फीमेल प्लेयर्स की बात करें, अगर वो इन ड्रग्स को ज़्यादा ले रहे हैं तो फीमेल्स में मेल वाले सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी,
ग्रोथ ऑफ हेयर हो रही है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस यानी भारी वॉइस का होना, मेल्स की जैसी वॉइस। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब लो पिच्ड वॉइस, ठीक है। और कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं दोनों में, जैसे कि एग्रेसिवनेस दोनों में ज़्यादा रहने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, डिप्रेशन रहने लगता है, एक्ने भी हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह। और अगर कोई स्पोर्ट पर्सन बहुत अर्ली एज पे या कोई बच्चा एडोलेसेंट, मेल और फीमेल इस तरह की चीज़ें लेने लगे, तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में ऐसा करने से एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है ग्रोथ सेंटर्स का। अगर बोन्स के ग्रोथ सेंटर पे समय से पहले ही क्लोज हो जाएंगे तो हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और उनकी हाइट भी कम रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। क्लियर? तो बस ये आपको और ध्यान रखना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में तो जनरल पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। डन। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ का रिवीजन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, फिर भी आप एक बार और एनसीईआरटी से देख लेना, थोड़े से क्वेश्चंस खुद कर लेना। कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहा करो कि तुम्हें ये सेशंस कितना हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी टू, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही छोटा सा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो करने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, वैसे ईजी सा चैप्टर है, सो विल डू दैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।